सर इसके नेम्स मोबाइल नेम से लिखे हुए सर, रेडमी जी ऐसा, क्योंकि अपने वाले बाहर वाले पहचान नहीं सकते सर जी 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 उनको। जी। प्रकाश असली सर नाम हो तो गया आपका? सर नमस्कार। जी एक नमस्ते अनाउंस कर दीजिए सर। जी। प्रकाश जैन सर हाँ हो गया सर? हाँ सर, हो गया, थैंक यू। जी ओके सर। तो दोस्तों, हम लोगों की जो फिलॉसफी है, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोग मेरे साथ इसमें नए भी जुड़े हैं, जो पुराने हैं वो तो हैं ऑलरेडी दोस्तों। लेकिन हम लोगों की फिलॉसफी क्लियर है, हम लोग किसी को अंधेरे में रखना नहीं चाहते हैं दोस्तों। हम लोग बिल्कुल फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमी के अंतर्गत मैटी जी ने जिस तरह से रेशियो सेट किया है मेडिसिन का दोस्तों, कभी भी आप गौर करिएगा, जब भी इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन को उठाइएगा तो आपको नई चीज मिलने देखने को मिलेगी दोस्तों। आप जो किताबी नॉलेज है उससे आप अलग हट जाइए दोस्तों। किताबी नॉलेज प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिन लोगों के चालू है माइक्रोफोन चालू है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए आप लोग। तो जब हम एक पर्टिकुलर मेडिसिन को देखते हैं ना दोस्तों, तो आप उसके बारे में जानने की कोशिश करिए। जितनी भी बुक्स हैं उनमें तो केवल 10 to 15% नॉलेज है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी बहुत कुछ बाकी है। S1 मेडिसिन का जब आप देखेंगे ना दोस्तों, अगर मेरी फिलोसॉफिकल पॉइंट से चलते हैं तो मैक्सिमम मेरे पास 100 पेजेस तैयार है S1 के, जिसपे मैं वर्क कर रहा हूँ रोज डेली टू डेली। मेरी प्रैक्टिस में मैं S1 का जब मैं प्रैक्टिकल नॉलेज लेता हूं तो उनको मैं नोट डाउन करता हूं। मेरे पास रजिस्टर में एक एक मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन नोट है, मैंने ये क्यों दिया और इसने क्या काम किया, ये मैं हमेशा नोट करता हूं दोस्तों। यही फिलॉसफी लेकर मैं आपके सामने आया हूं कि अगर इनफर्टिलिटी की बात करें, डायबिटीज की बात करें, स्किन की बात करें, किडनी फेल्योर की बात करें दोस्तों, ये बहुत इजी है, हम लोगों को उसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा दोस्तों। इसी प्रकार इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, बड़ी आशावान बात है दोस्तों। अगर आईवीएफ या किसी भी मतलब आर्टिफिशियल टेक्निक के द्वारा अगर किसी माँ या बाप को खुशी मिलती है दोस्तों, तो मैक्सिमम उसके लिए उसको 3 to 5 लाख रुपए अर्न मतलब देना पड़ता है डॉक्टर्स को, ठीक है। लेकिन जब हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथ की बात आती है ना दोस्तों, तो मैं हमारे ग्रुप के 2 मेंबर हैं जो स्टार्टिंग, अभी काफी लोग जुड़ने बाकी है, लेकिन मैं उन 2 मेंबर से कहूंगा कि वो थोड़ा सा आप लोगों को बताए उसके बारे में। जैसे डॉक्टर गजेंद्र दसोंदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, या डॉक्टर बीएल बिरला जी जुड़े हैं हमारे ग्रुप में, उन दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक एक के बाद में आप दोनों ग्रुप में हमारे नए मेंबर का स्वागत करिए और उन्हें बताइए कि वास्तव में आपने कितने दिन में प्रेगनेंसी अचीव किया है दोस्तों। प्लीज गजेंद्र सर, बीएल बिरला सर, हेलो भैया लाल बिरला जी, हेलो जी गजेंद्र सर, सर। नमस्ते। जी भैया लाल जी, प्लीज थोड़ा सा गाइड कीजिए सबको। जी सर, सभी लोगों को नमस्ते मेरा। जी और इनफर्टिलिटी में 5 केस सक्सेस हुए हैं। दोस्तों ये डॉक्टर बीएल बिरला जी हैं, ये अभी मुझसे 6 मंथ हुए हैं, ठीक है जी। 6 मंथ में मैंने केवल इनको व्हाट्सएप पे डायग्नोसिस बताया है। मेरे ग्रुप में जुड़े हुए स्टडी ग्रुप में इनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं डायरेक्टली इनको व्हाट्सएप के माध्यम से इनको पूरी चीज गाइड करता हूं दोस्तों। और जितने भी इनफर्टिलिटी केस हुए हैं उनके रिगार्डिंग इन्होंने मुझसे कभी डायग्नोसिस नहीं पूछा दोस्तों, इनको पूर्ण रूप से डायग्नोसिस आ गया है, पहली बात। दूसरी बात, जब फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल बेस से इन्होंने अपना डायग्नोसिस सीखा है दोस्तों, तो इनको मेडिसिन चलाना आ रहा है दोस्तों, फार्मूला बेस नहीं करना है। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल या फार्मूला नहीं होता है जो डायरेक्टली किसी भी आदमी पे अप्लाई हो जाए। आप मुझे बताइए, एक घर में 2 बच्चे होते हैं, एक मेल एक फीमेल, क्या दोनों सेम होते हैं? अगर 2 मेल हो 2 फीमेल हो, क्या दोनों सेम होते हैं? दोस्तों एक को गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, एक को गुस्सा नहीं आएगा, वो बहुत खुश रहेगा दोस्तों। तो दोनों में कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस आ रहा है, तो क्या इंडिविजुअलिटी भी एक रहेगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, दोनों का अस्तित्व चेंज हो जाएगा दोस्तों, दोनों की डेवलपमेंट चेंज हो जाएगा। जब दोनों का डेवलपमेंट चेंज होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन भी चेंज होती है दोस्तों। इसीलिए जो मैं यहां बताने वाला हूं वो बकायदा आपको सारी चीज अवेलेबल होगी दोस्तों, लेकिन आप लोगों को स्वयं को भी अपने अंदर से वो भावना पैदा करना है दोस्तों कि मुझे इस पेशेंट की प्रेगनेंसी कंफर्म करना है, तो
तो आपका हाथ खुद उस मेडिसिन की तरफ जाएगा जिसकी जरूरत आपको है दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते कि हम ये मेडिसिन देंगे और डेफिनेटली मान के चलिए कि प्रेगनेंसी उसी समय अचीव हो जाएगी दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग जो ये क्राइटेरिया लेके आपके सामने आए हैं दोस्तों, उसमें आप जीरो से सोचिएगा, जीरो से हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों। मैं भी आपको वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां से मुझे कुछ नहीं मिला था दोस्तों। मैं होम्योपैथ में बेसिकली थर्ड टाइम होम्योपैथ कॉलेज में था मैं, तब भी मैंने सेमिनार किया था इनफर्टिलिटी का। 7 दिन लगे थे मुझे दोस्तों, 7 डेज में मैंने पूर्ण रूप से उनको इनफर्टिलिटी के बारे में पूरा नॉलेज दिया था दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग एक नॉन पर्सन नहीं है, अननोन पर्सन है दोस्तों। हम लोगों की फिजियोलॉजी और एनाटॉमी बहुत सारे लोगों की बोल रहा हूँ मनीष मैं, सर, आप सबकी नहीं बोल सबका रहा हूँ। म्यूट कर दीजिए सर प्लीज। जी तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है दोस्तों, फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है, तो हम लोग उसको भी मजबूत करेंगे दोस्तों। इंट्रोडक्शनरी पार्ट जो हम आज से शुरू करेंगे उसमें पूर्ण रूप से 5 to 6 डेज का मेरा पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है दोस्तों। जब हम किसी केस को हैंडल करते हैं तो उसके बारे में हमको पूरा नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। कौन सा ऑर्गन बॉडी का है, मान लीजिए अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो पेनिस का क्या रोल होता है, आगे की तरफ आगे पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल होता है दोस्तों। हेलो सर, क्लास चालू हो गई, आप फोन कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको पर्सनली भेज रहा हूं। नमस्ते सर जी। नमस्ते चरणजीत जी। सर सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज, आप अपने लेवल से कर दीजिए म्यूट। 7-8 ठीक है लोग सर। हैं जिनका माइक ऑन है। जी सर, मैं अभी म्यूट कर देता हूँ। वर्मा जी, आप को-होस्ट बन सकते हैं आप। नहीं कोई बात नहीं, चलो ओके। सर मैं वर्मा सर आपको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। म्यूट कसं होईल आमचा खोटिया काय म्यूट काही समजेल नाही. ठीक आहे, हे इथं खाली दिसत आहे, हे जे सर्कल हा चालू आहे, हा हे बाकी लोग जी बागड़े। तो दोस्तों टाइम हो गया, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफी लंबा प्रोजेक्ट है, लंबा समय लगेगा, इतना समय हम लोगों को देना पड़ेगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर किसी को कुछ डिस्टरबेंस हो तो अभी मुझे बता दीजिएगा। तो दोस्तों इनफर्टिलिटी का अगर पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे तो मेन काइंड को अफेक्ट करता है दोस्तों, पूरे समाज को अफेक्ट करता है। मेजर डिसऑर्डर में से एक कॉज होता है इनफर्टिलिटी। बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी जेंट्स और लेडीज को समाज में जाना होता है तो सबसे पहला इफेक्ट होता है, क्यों तुमको कितने साल हो गए शादी के, तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं है, ऐसा कर लो, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। तो आदमी किसी और काम से जाता है दोस्तों, लेकिन उसको वहां पर समाज में कहीं ना कहीं प्रभावित होना पड़ता है दोस्तों। तो आज अगर हम इस प्रकार की कंडीशन में हैं तो इसका कारण होता है लेक ऑफ कंसेप्शन और रिप्रोड्यूसिबिलिटी दोस्तों, यानी कि रिप्रोड्यूस होने की जो क्षमता होती है वो रिड्यूस होती जा रही है दोस्तों। इसके लिए कहीं ना कहीं आजकल की जो स्ट्रेसफुल वर्ल्ड होता है दोस्तों, एक्सेस रेडिएशन के केस में जब हम आते हैं दोस्तों, लेक ऑफ बायोलॉजिकल फूड होता है, मतलब फूड में भी आजकल जगह जगह मिक्सिंग होने लग गई है दोस्तों। इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं दोस्तों, चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स, लगातार लाइफ स्टाइल हमारी चेंज होती जा रही है दोस्तों, इंक्रीज इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज के परिणाम स्वरूप हम लोग लगातार इनफर्टिलिटी को देखते आ रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे कारण होते हैं को इनफर्टिलिटी को जब हम मेजर करेंगे दोस्तों, तो उस मेजर करने की जो डिफिकल्टीज होती है दोस्तों, वो डिफिकल्टीज यहां पर हमको देखने को मिलती है दोस्तों। तो स्पेशली जब मल्टीपल डेफिनेशंस के द्वारा जब हम इसको कंपाउंड करते हैं, यानी कि इसको देखते हैं, तो हमको पता लगता है कि जब बेसिकल बैकग्राउंड को हम देखेंगे तो उसमें इन केसेस में सबसे ज्यादा पुराने समय को देखें तो महिलाओं को जिम्मेदार माना जाता था समाज के द्वारा, लेकिन हम लोग आजकल देखते हैं कि महिलाएं केवल 60% जिम्मेदार है दोस्तों,
40% मेल भी जिम्मेदार है, यहाँ पर मेल भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ICMR दोस्तों, जो इंटरनेशनल कमिटी फॉर मॉनिटरिंग असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उनके अनुसार इनफर्टिलिटी वह डिसीज होती है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी होती है दोस्तों, जिसे इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है कि यदि कोई जोड़ा रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में भी 12 महीने के बाद, यानी 1 ईयर या 1.5 ईयर के बाद में, इनसे ज्यादा समय होने के बाद में भी क्लिनिकली प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाता है दोस्तों, तो ये डेफिनेटली इनफर्टिलिटी के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इनफर्टिलिटी का डायग्नोसिस जो दोस्तों इस बात पर बेस्ड होता है कि 1 ईयर के अंदर जब कंसीव नहीं हो पाता है, यानी कि फेलियर टू कंसीव हो जाता है दोस्तों, तो ये कंडीशन होती है जो इनफर्टिलिटी की रिस्क को बढ़ा देती है, यानी कि जो यहाँ पर इनफर्टिलिटी की रिस्क होती है दोस्तों, वो यहाँ पर बढ़ जाती है दोस्तों। ये बहुत हद तक हम लोगों को देखने में आता है। ऐसी फीमेल जो कि प्रेगनेंसी को फुल टर्म तक ले जाने में इनकेपेबल होती है दोस्तों, उसे भी इनफर्टाइल की श्रेणी में कंसीडर किया जाता है दोस्तों। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होती है दोस्तों, जो कि सेटिस्फैक्टरी ओव्यूलेशन के जो चांसेस होते हैं और जो रिप्रोडक्टिव टेप के जो ओवा या जो विजिबल स्पर्म होते हैं दोस्तों, उनके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर निर्भर करता है कि वो वास्तव में हम लोग सही ढंग से ट्रांसपोर्ट कर पाए या नहीं कर पाए दोस्तों। ये मेन और वुमन दोनों के जनरल हेल्थ स्टेटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स के फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग और इंडोक्राइन कंट्रोल के द्वारा कॉम्प्लेक्स रूप से इन्फ्लुएंस्ड होता है दोस्तों। इसीलिए किसी एक को जिम्मेदार करना वहां पर अच्छा नहीं है दोस्तों। वहां कहीं ना कहीं किसी भी चीज में डिफॉल्ट है, तो हमारे पास ऐसी मेडिकेशंस है जिसके माध्यम से उनको रेगुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो किसी भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की लेंथ 26 डेज से और 36 डेज के बीच में होती है दोस्तों। जो हर लेडीज की बात करें तो ये एक एवरेज में बता रहा हूं दोस्तों। अगर वास्तव में अगर सही फर्टिलिटी वाली लेडीज होगी तो 28 डेज में मेंसेस होगा और 14 डेज में उसको ओवुलेशन होगा दोस्तों, ये कंफर्म होता है। लेकिन चूंकि एटमॉस्फेयर का चेंज होता रहता है, इस एटमॉस्फेयर के चेंज होने की वजह से हर जगह का वातावरण अलग होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों वहां पर अगर ओवुलेशन के स्टेज देखेंगे तो ये जो चेंज होता है 26 डेज से 36 डेज के बीच में, तो इसके बीच में 12 to 16 डेज लगते हैं दोस्तों, जब जाकर वहां पर ओवुलेशन होता है। और नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट होने से पहले वहां पर मेंसेस रेगुलेट होने की कंडीशन क्रिएट होती है दोस्तों। तो एक वुमेन जिसकी 28 डेज की साइकिल होती है दोस्तों, उनमें डेफिनेटली 14 डेज पे जो है वहां पर ओवुलेशन होता है, अर्थात फर्स्ट डे से लगाकर 14 डे पे वहां पर डेफिनेटली ये कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये बेसिक चीज होती है जिसके कारण हम लोग ये चीज देखते हैं दोस्तों। अतः ओवुलेशन की जो प्रोसेस होती है, जब उसको हम रेगुलरली समझेंगे तभी कौन सा हार्मोन कब ओवुलेशन के लिए काम करेगा, कब उसको बिगाड़ देगा। तो ये दोनों चीज को जब हम समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि इनफर्टिलिटी किस लेवल पे हो रही है दोस्तों। इजेकुलेशन के बाद स्पर्म लगभग 7 डेज तक जेनिटल ट्रैक्ट में रहता है दोस्तों, जब वो सरवाइव होता है, और कभी कभी तो उससे ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने की कंडीशन वहां पर बन जाती है दोस्तों। जनरल पॉपुलेशन में अगर देखेंगे तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम के साथ जो पीपल पाए जाते हैं उन लोगों में कंडीशन अलग अलग होती है दोस्तों। ये देखा जाता है कि 84% वुमन जो होती है दोस्तों, वो रेगुलर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण 1 ईयर के अंदर कंसीव हो जाती है दोस्तों। लगभग 2 इयर्स लगते हैं, उसमें 92% और 3 इयर्स में 93% लोगों को हमने प्रेग्नेंट होते हुए देखा है दोस्तों। एक 2 मिनट का प्रॉब्लम है दोस्तों, कुछ लोग बार बार मुझे कॉल कर रहे हैं, उनको जुड़ नहीं रहा है। वर्मा सर, हेलो, वर्मा सर,
वर्मा सर कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे, मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं जी। हेलो जी 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 जी। आपका सर, आपका कहाँ पर है? एक मिनट में आपको, है ना, आपका सर शैलेंद्र चौहान सर गुजरात से और मोहन पटेल अपने अपने ग्रुप के हैं सर ये जी। ये दोनों ऐड नहीं हो पा रहे, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इनको जी जी। लिंक मैंने भेज दिया है सर, लेकिन उसके बाद में भी ये नहीं हो पा रहे। ठीक है, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, देख लीजिए सर जी। सर एक छोटी हेलो सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी जी सर। आप कुछ हमको नोट करवाइए, ऐसे धीरे धीरे बोलिए ना सर। बिल्कुल नहीं बोल स्पीड पाऊंगा जरा सर, आपको अवेलेबल रहेगा क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है सर, माफी चाहूंगा आपसे। ठीक है ना, आपको सर ये हम सब नोट कैसे अवेलेबल कर करा पाएंगे? दूंगा मैं, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, 15 दिन में भी संभव नहीं है सर पूरा होना। ठीक है, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आपको वो सब चीज मिले जो आपको अभी तक नहीं मिली है। प्रभाकर सर, आपको इसका पूरा वीडियो मैं अवेलेबल करा दूंगा, लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा सा इसके लिए वेट करना पड़ेगा सर। ठीक है थैंक यू जी। मैं जब प्रोटोकॉल आएगा ना, तब आपको बकायदा बिल्कुल स्लोली समझाऊंगा कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है ना सर? तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। यस सर, यस सर। जी, तो यहाँ पर सबसे मेजर कंप्लेन क्या आती है दोस्तों, जब इस प्रकार का इनफर्टिलिटी का केस हमारे सामने आता है, तो वहां पर सबसे मेजर कंप्लेन आती है इंपोर्टेंस की दोस्तों। प्राय इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो कहते हैं दोस्तों, जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन करने की जो इनएबिलिटी डेवलप हो जाती है दोस्तों। अब वो मैस्टरबेशन के कारण हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण हो सकता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो इससे इंटरकनेक्टेड होती है दोस्तों। और जब इन इंटरकनेक्टेड कंप्लेंट्स को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं दोस्तों, तो वहां पर प्रोटोकॉल नंबर 1 आप याद रखिएगा दोस्तों, ये मेरा प्रोटोकॉल नंबर 1 है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोगों को सबको पता है कि यहां पर जो इनफर्टिलिटी की सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है दोस्तों, वो सेंसरी नर्व पे काम करने वाली स्क्रोफलोसो 3 मेडिसिन होती है दोस्तों। ये क्यों काम करती है दोस्तों, ये हमारी बॉडी में क्यों काम करती है? देखिए, आप ब्रेन का फंक्शन समझिए दोस्तों। ब्रेन से बॉडी में दो तरह के कंट्रोल सिस्टम होते हैं, एक सेंसरी सिस्टम होता है, एक मोटर सिस्टम होता है दोस्तों। जब हमारी बॉडी में किसी प्रकार की सेंसरी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी S3 जिम्मेदार, S3 की मेडिसिन जो होती है दोस्तों, वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार होती है उसको सही करने के लिए दोस्तों। तो हम लोगों को ये पता है कि ये जो प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम होती है, इसमें पहली प्रॉब्लम जो प्रीमेच्योर एजुकेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होता है S3 का दोस्तों। इसका कारण क्या होता है? सेंसरी नर्वस सिस्टम पर जब S3 का प्रभाव पड़ता है दोस्तों, तो ये डेफिनेटली किसी भी कारण से जब स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी सिस्टम वहां बाहर बॉडी में निकलता है दोस्तों, चाहे उसके कारण उस ऑर्गन को जिसको वो सप्लाई कर रही है दोस्तों, यदि वहां पर उनका कार्य सामान्य से कम हो गया, यानी हाइपो फंक्शन कर रहा हो या हाइपर फंक्शन कर रहा हो दोस्तों, दोनों कंडीशन को हम वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं, उनकी कार्यविधि को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। हमको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑर्गन जब काम करता है दोस्तों, तो उस ऑर्गन को जब हम मेडिसिन के रूप में कोई चीज देते हैं, तो अगर वो ओरिजिनल मेडिसिन यानी कि स्पेजरिक या D3 या D4 में जब हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में मेडिसिन देते हैं दोस्तों, तो ये मेडिसिन उस ऑर्गन के ऊपर जाकर उस ऑर्गन के फंक्शन को ठीक करने के लिए सबसे पहला काम करेगी, उस ऑर्गन को न्यूट्रिशन प्रदान करेगी दोस्तों। उसमें जितने भी प्रकार की डिफॉल्ट आ रही है उन डिफॉल्ट को करेक्ट करने का काम करेगी दोस्तों। तो ये बेसिक चीज है दोस्तों, ये हमको समझना पड़ेगा कि कोई भी मेडिसिन आप, हम लोग किस प्रॉब्लम में, कोई 19 से कर रहा है, कोई 147 से कर रहा है, कोई 2-3 से कर रहा है, अरे सर सब भूल जाइए।
जब सब मेडिसिन का, जब मान लीजिए 19 से कर रहे हो, 147 से कर रहे हो, तो उसमें केवल डाइल्यूशन का चेंज होता है दोस्तों। तो यहां पर जो 147 से कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, फर्स्ट डाइल्यूशन सेकंड और थर्ड में कर रहा है, बहुत रेयर केस में आगे जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही आप D4, D5, D6 की बात करिए, वो भी बहुत रेयर केस में आपको आगे जाना है। तब जब यहाँ ऑर्गन्स पे काम करना, उसमें ऑर्गन में न्यूट्रिशन तो डालिए, ऑर्गन में न्यूट्रिशन की कमी होने से ऑर्गन का फंक्शन डिफॉल्ट हो रहा है। तो सबसे पहला हमारा फंक्शन होना चाहिए ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन देना दोस्तों। जब ऑर्गन इस लायक काम करने के स्टेज में आ जाए कि उसके फंक्शन को हम कंप्लीट कर ले, तब हमको न्यूट्रल मेडिसिन D5 की तरफ जाना है दोस्तों। जब हम D5 में जाते हैं तो किसी भी प्रकार का जो हाइपर और हाइपो फंक्शन होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। हमारी मेडिसिन में ये कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी फंक्शन को, चाहे वो हाइपर हो तो उसको न्यूट्रल पे ले आएगा, कभी हाइपो नहीं करेगा, या हाइपो है तो उसको न्यूट्रल पे ले आएगा, कभी हाइपर नहीं करेगा दोस्तों। लेकिन हमको डाइल्यूशन सही सिलेक्ट करते आना चाहिए दोस्तों। तो वो तब सिलेक्शन होता है जब हम उस चीज को रेगुलर करते हैं दोस्तों, उसको टेबल प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करते हैं, चाहे इनफर्टिलिटी हो या बॉडी की कोई दूसरी डिसीज हो, हम उसको वहां पर टेली करते हैं। जब मेडिसिन को नेगेटिव किया जाता है दोस्तों, तो उसमें दो काम होता है दोस्तों। नेगेटिव करने पे मेडिसिन का कैरेक्टर जो होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो हम D4 और D5 में काम करते हैं उसमें न केवल ऑर्गन को ताकत मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है, उसके बाद दूसरे काम होते हैं दोस्तों। लेकिन जब मेडिसिन को नेगेटिव किया जाता है दोस्तों, तो पहली चीज आपको यह समझना है कि कोई भी ऑर्गन पे जब मेडिसिन नेगेटिव करके देंगे तो वो ऑर्गन पे तो काम करेगी, लेकिन उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा, उस ऑर्गन के साथ साथ दूसरे जगह पर भी काम करेगी दोस्तों। तो वो नेगेटिव अप्रोच हो जाती है दोस्तों। हेलो हेलो मैम, आप ग्रुप में लिंक पहुंच चुकी है, आप ज्वाइन कीजिए, मुझे आप कॉल कर रहे हो, ग्रुप में है, मेन ग्रुप में आपको जोड़ दिया है मैंने। तो दोस्तों हम लोगों को ये बेसिकली समझना है कि जब मेडिसिन को हम नेगेटिव करेंगे तो ये जो नेगेटिव रहता है दोस्तों, ये नेगेटिव अप्रोच में मेडिसिन का कैरेक्टर बहुत वास्ट हो जाएगा, बहुत डीप में जाकर मेडिसिन काम करेगी दोस्तों। और जब डीप में जाकर काम करेगी तो मान के चलिए, अगर हम सुपरफिशियल काम करना है, हमको सेकंड कैटेगरी में मसल्स और टिश्यू के लेवल पे काम करना है, या हमको न्यूरोलॉजिकल लेवल पर दोनों फंक्शन को कंट्रोल करना है, ये दोनों चीज हमको एक साथ वहां पर देखने को मिलती है दोस्तों। और हम दोनों चीजों को एक साथ अप्रिशिएट करते हैं, दोनों चीजों को एक साथ वर्क कराते हैं दोस्तों। तो ये फिनोमिना आपको समझना है, तो इसके लिए मैं आपको जो बता रहा हूं उसको थोड़ा सा आप अपने आप को गाइड कीजिएगा। आपको सब मालूम है दोस्तों, लेकिन अपने आप को मेरे हिसाब से गाइड कीजिएगा, और जब इसका बेनिफिशियन आपको मिलेगा दोस्तों, तब आपको बहुत मजा आएगा ट्रीटमेंट करने में। तो यहां पर जब हम S3 के बारे में समझ रहे हैं दोस्तों, तो जिन कंडीशन में अगर सेंसरी नर्व का काम होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके एब्डोमेन पे देख लीजिए आप, उसके हेड रीजन पे देख लीजिए, उसके हैंड रीजन पे देख लीजिए, उसके लेग्स रीजन पे देख लीजिए, उसके स्किन के लेवल पे देख लीजिए दोस्तों, इन सब जगह पर सेंसेशन हमको महसूस होता है। तो हमारे मेन ऑर्गन में भी तो सेंसेशन का वर्क होगा दोस्तों। तब जब बहुत ज्यादा जो सेक्सुअल एक्ट में रहता है, या बहुत ज्यादा मैस्टरबेट करता है दोस्तों, या किसी कारण से जब मेल और फीमेल की सेंसिटिविटी वीक हो जाती है ज्यादा उपयोग करने के कारण, या वहां पर समाप्ति हो जाती है दोस्तों, उसका पेनिस बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाता है दोस्तों, उनमें मेल और फीमेल में जब सेक्स की एबिलिटी नहीं होती है दोस्तों, तो इन सभी कंडीशन में वहां पर उनमें जब हम S3 को पॉजिटिव अप्रोच में करेंगे दोस्तों, तो एक्यूट केस, जब केस एक्यूट होगा तो D4 में बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। और जब एक्यूट से सब एक्यूट में हो जाता है दोस्तों,
तब वहां पर हमको D5 भी देना पड़ सकता है। लेकिन जब क्रोनिक होता है तो हमको मेडिसिन को नेगेटिव में लेना पड़ता है दोस्तों। तो बहुत सारे केसेस में जो काफी सालों से पीड़ित होते हैं उनमें हाई डायल्यूशन यानी कि S3 का 1000 डायल्यूशन को जब हम देंगे दोस्तों, तो उस कंडीशन में जब हम हाइपोटेंसी में मेडिसिन देंगे तो उन हाइपोटेंसिस के मेडिसिन के माध्यम से सबसे पहले उस डिसीज के कारण जो विस्तार हो चुका है, जो वास्टिंग कंडीशन डेवलप हो चुकी है, सबसे पहले हमको हाइपोटेंसी देकर उस वास्टिंग डिसीज को सिकोड़ना पड़ेगा, उसके जो दायरे को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा दोस्तों। और जैसे जैसे दायरा कम होते जाए आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मेडिसिन को करते चले जाइए। 1M 1000, उसके बाद 200, उसके बाद 100 या 30, उसके बाद 10 के बाद 5th, 3rd, 2, 1st एंड ग्लोबल्स, देन यू आर रिकवर्ड, कंप्लीटली पेशेंट रिकवर्ड होता है। लेकिन हम लोग फार्मूले के पीछे भागते हैं दोस्तों। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो आपको सब तरफ से सपोर्ट करेगा। एक एडवांस में अगर कोई फार्मूला सेट हो गया तो वो कुछ समय के लिए बेनिफिशियल है दोस्तों, लेकिन बाद में वो कोई वर्क नहीं करता है। वो नहीं करेगा तो आपका पेशेंट भी टूट जाएगा। इसलिए मेरा आपको पर्सनल सजेशन है दोस्तों कि यहां पर थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज करिए, सेल्फ गाइड कीजिए अपने आप को, तब जाकर आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। दूसरी कंडीशन, पहले मैंने आपको इंपोर्टेंस बताई, दूसरी कंडीशन बात करते हैं स्टेरिलिटी की दोस्तों। कंजेनाइटल या एक्वायर्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर होते हैं दोस्तों, जिसके कारण गैमेट प्रोडक्शन की कमी होना या एबनॉर्मल गैमेट्स का प्रोडक्शन होना, ये बहुत ही मेन कारण होते हैं जो रिप्रोडक्शन की इनएबिलिटी को कॉज करते हैं दोस्तों। अब मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, मेल में अगर स्पर्म नहीं बन रहा है या बन रहा है लेकिन उसकी मार्फोलॉजी बेकार है दोस्तों, मार्फोलॉजी में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत अलग अलग तरीके की, हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार फीमेल की बात करें, ओवम है लेकिन पीसीओडी हो गई, फाइब्रॉइड हो गया, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों जब वहां पर उसका ओवम या यहां मेल में स्पर्म कि कोई ना कोई डिस्ट्रक्टिव डिसीज डेवलप हो रही है जिसमें उनका डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो रहा है दोस्तों। तो वो कंडीशन वहां पर कॉमन रूप से देखने को मिलती है दोस्तों। ये वो कंडीशन होती है जब हमारा डायग्नोसिस परफेक्ट होता है। अगर हम इसकी पूरी कंडीशन समझ लें कि क्यों हो रहा है, ये डेवलप हो रहा है, स्पर्म डेवलप हो रहा है मेल में, ओवम डेवलप हो रहा है फीमेल में, लेकिन हार्मोन्स कौन से हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, कहां से कहां तक हमको पूरे फंक्शन को मेंटेन करना है। तो जब हमारा ट्रीटमेंट आएगा, ट्रीटमेंट करने की बारी आएगी, तो हमको ये पता है कि फलानी जगह हमको काम करना है दोस्तों। तो जब उस जगह पर हमको काम करना है तो हम लोगों को नॉलेज रहेगा कि हाँ यहां पर इस मेडिसिन का काम है दोस्तों, तो डेफिनेटली वो मेडिसिन काम करेगी दोस्तों। बहुत ज्यादा कंडीशंस अगर वास्ट नहीं हुई दोस्तों तो विद इन 3 मंथ और 4 मंथ प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है इलेक्ट्रोमेपैथ ट्रीटमेंट से। 698 केसेस को डिक्लेयर करने के बाद में मुझे जब मैंने इसका रेशियो निकाला तो मैक्सिमम 6 मंथ में मेरे पास 25 to 35% प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी। जब मैंने इसको और आगे बढ़ाया तो 6 मंथ to 9 मंथ में मैक्सिमम 58 to 65% तक मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी। और जैसे मैंने इसको 1 year to 1.5 year पे लेके गया तो मैक्सिमम मेरे पास कंसीव 95 प्लस में चली गई थी दोस्तों। कुछ लोगों को 2 या 4 पेशेंट ऐसे थे जिनको 17 to 18 मंथ लगा क्योंकि उनमें एंजियोस्पर्मिया की प्रॉब्लम थी दोस्तों। तो ये क्लासिकली जब हम इस चीज को वहां पर इंप्लीमेंट करते हैं दोस्तों तो हमको बहुत सारी चीजें देखने में आती है दोस्तों। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ इनफर्टिलिटी की बात करें दोस्तों तो वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स हम लोग 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं दोस्तों। एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी, दूसरा होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी दोस्तों। दोनों को समझना है हमको दोस्तों। प्राइमरी इनफर्टिलिटी उस टर्म या उस कंडीशन को कहते हैं दोस्तों जिसमें कोई कपल 1 ईयर्स तक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को अटेम्प्ट करने के बाद भी प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाता है दोस्तों, उसमें सफल ही नहीं होता। इसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं दोस्तों। प्राइमरी इनफर्टिलिटी के कारण में वाइड रेंज में फिजिकल के साथ साथ इमोशनल फैक्टर भी काम करते हैं दोस्तों। बहुत बार आपने देखा होगा कि मेल और फीमेल को जब डायग्नोस किया जाता है, सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती है, तो मैक्सिमम 30 to 40% लेडीज और जेंट्स ऐसे होते हैं, कपल ऐसे होते हैं जिनमें कोई कारण नहीं निकलता कि इनमें इनफर्टिलिटी ना हो। ठीक है दोस्तों, उनमें कोई कारण नहीं निकलेगा लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, तो उसको हम अनएक्सप्लेन्ड केसेस में डायग्नोस करते हैं दोस्तों। और जब सेकंड कैटेगरी की बात आती है, सेकंड इनफर्टिलिटी की बात आती है दोस्तों, तो सेकंड इनफर्टिलिटी उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें कपल एक
अगर देखा जाए तो एटलीस्ट वन बायोलॉजिकल चाइल्ड होता है, एक चाइल्ड तो होता है, लेकिन उसके बाद में प्रेजेंट टाइम में वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उनको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के रूप में डायग्नोस करते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी इनफर्टिलिटी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन के रूप में अलग अलग चैप्टर में डिवाइड किया है दोस्तों। सबसे पहली बात आती है कंबाइंड इनफर्टिलिटी की दोस्तों। कुछ केसेस में बोथ यानी कि दोनों मेल और फीमेल जो होते हैं इनफर्टाइल होते हैं दोस्तों, या सब इनफर्टाइल होते हैं। ये कपल इनफर्टिलिटी उस प्रकार की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं दोस्तों, जिसमें जो काजेस होते हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्यूनोलॉजिकल या जेनेटिक कॉज होते हैं दोस्तों, जो दोनों पार्टनर में एक साथ आते हैं दोस्तों। दोनों पार्टनर में इंडिपेंडेंटली वहां पर फर्टाइल कंडीशन डेवलप करते हैं, लेकिन वहां पर उन कपल्स में बिना किसी असिस्टेंट के आप कंसीव नहीं करा सकते। मतलब वो दोनों बिना किसी बाहरी मेडिकल अप्रोच के कंसीव नहीं हो पाते। तो इस प्रकार की इनफर्टिलिटी को हम कंबाइंड इनफर्टिलिटी के रूप में जानते हैं दोस्तों। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, इस केसेस में इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन में सारी कंडीशन सामान्यतः एबनॉर्मलिटीज नहीं होती है दोस्तों, किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं मिलेगी हमको। लेकिन वहां पर जब देखेंगे दोस्तों तो करंट मेथड के माध्यम से जो आजकल हम कर लेते हैं दोस्तों, वो अनडिटेक्टेड प्रॉब्लम्स हमको दिखती नहीं है दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होगी जो हमको नहीं दिखेगी दोस्तों, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमोपैथ से केवल उसके फिजियोलॉजी को जानकर, उसके पूरे फंक्शंस को जानकर, उसके ओव्यूलेशन के प्रोसेस को मेंटेन कर यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस को मेंटेन कर उसके साथ में जितने लीगल काज होते हैं, एएनए देख लिए आप, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट हम टेस्ट कराते हैं, एएमएच देखते हैं, एफएसए देखते हैं, एलएस देखते हैं, प्रोलेक्टिन देखते हैं, बहुत सारे जब हम कंडीशनल इफेक्ट वहां पर देखते हैं, और जब उन कंडीशंस को हम मैच करते हैं दोस्तों, और उस कंडीशन के हिसाब से जब हम रेगुलर उसका ट्रीटमेंट करते हैं दोस्तों, मैक्सिमम केसेस हमारे सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। उसमें हमको फिर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती और हमारी कंडीशंस क्लियर हो जाती है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों सब फर्टिलिटी। ये जो सब फर्टिलिटी होती है दोस्तों, इसे हम डिक्रीज फर्टिलिटी के रूप में डिफाइन करते हैं दोस्तों, या प्रेगनेंसी के डिक्रीज चांसेस के रूप में हम लोग देखते हैं। तो प्रेग्नेंट होने के जो प्रभाकर सर आपका म्यूट करिए, मोबाइल साउंड बन रहा है प्रभाकर सर। उनकी वजह से तो यहां पर जब ये कंडीशन आती है दोस्तों, तो डिक्रीज चांसेस के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट होने की कंप्लीट इनेबिलिटी नहीं पाई जाती है। प्रेगनेंसी हो सकती है दोस्तों, कुछ लोगों में जिन्हें हम सब फर्टाइल कहते हैं, उनमें प्रेग्नेंट होने के अभी भी गुड चांसेस होते हैं दोस्तों, लेकिन उनमें बहुत समय लग जाता है दोस्तों, और वो समय लगने के वजह से हम इस कंडीशन को सब फर्टिलिटी के अंतर्गत गिनते हैं दोस्तों। ऐसे पेशेंट में स्वयं के द्वारा बिना ट्रीटमेंट के स्वयं के द्वारा प्रेग्नेंट होने का रोल या जो उसका रेट होता है दोस्तों, यानी कि कंसीविंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैक्सिमम 4 to 5% होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, और इसमें समय लगता है 5 साल 7 साल 10 साल। बहुत सारे केसेस आपने आपके टेबल प्रैक्टिस में देखे होंगे दोस्तों, जिसमें हमको कहीं ना कहीं बेसिकली ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे केसेस में हम लोगों को 5 साल 7 साल या 8 साल बाद बिना किसी ट्रीटमेंट के हम लोग कंसीव होते हुए देखते हैं दोस्तों। ये बहुत सारी चीजों में हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों। तो आज हमारा ये मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप इनफर्टिलिटी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हमारा मेन टॉपिक दोस्तों। जब मेल इनफर्टिलिटी की बात आती है तो मेल जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों, उनके बारे में हमको डिटेल नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। वो चीज हम लोगों को पर्सनली याद होना चाहिए कि यहाँ पर इसको ये डिफॉल्ट है तो ये मेडिसिन काम करेगी, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही तो डेफिनेटली ऑर्गन्स की मेडिसिन के साथ हमको हार्मोनल मेडिसिन की जरूरत है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है तो हमको ऑर्गन, हार्मोन और इसके साथ न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन की भी जरूरत है। 3 चीज हमको एक साथ लेके चलना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 147 भूल जाइए, हमको ये याद रखना है कि ऑर्गन को न्यूट्रिशन की जरूरत है तो न्यूट्रिशन देना पड़ेगा तो ही काम होगा। ऑर्गन को उसके फंक्शन को हाइपर और हाइपो से न्यूट्रल में लाना है तो ही काम होगा, न्यूट्रल में लाओगे तभी काम होगा।
ठीक है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। तीसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है जो बहुत वास्ट में है, डीप में है और हमको पता नहीं है दोस्तों, तब हमको डीप में जाकर वर्क करना पड़ेगा। और जब हम डीप में जाकर वर्क करेंगे तब जाकर हमको समझ में आएगा कि हमारा पेशेंट विद इन 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, बहुत हो गया, 1 ईयर के अंदर बहुत सारे केसेस आपके रिजॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। ये ग्रुप बंद नहीं होगा, कंटिन्यू मैं इस ग्रुप को चालू रखूंगा। आप जब इस तरह के केस का फीडबैक देंगे दोस्तों, मैं आपकी पूरी हेल्प करने को तैयार हूं। मेरी पूरी टीम, डॉक्टर वर्मा सर, प्रकाश जैन सर, डॉक्टर शैलेंद्र चौहान सर, दसोंदी सर, जितने भी, चरणजीत सर, हमारे ग्रुप के सारे मेंबर्स और आप सब, हम एक कलीग्स हैं, हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की फैमिली है दोस्तों। हम लोग इनफर्टिलिटी में हर तरह की मदद करने को आपको तैयार है। महाराष्ट्र के मेरे एक मित्र थे जो शांत हो गए दोस्तों कोरोना में, उन्होंने इसका बीड़ा उठाया था और मैंने उनको बहुत सारी चीज में गाइड किया था दोस्तों, लेकिन वो नहीं रहे। मुझे बहुत दुख हुआ। अगर वो जिंदा रहते दोस्तों तो हम लोग इसको बहुत आगे लेके जाने वाले थे दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, उनका बीड़ा मैं उठा रहा हूं। धनुंजय सर जी, धनंजय सर की बात कर रहा हूं सर मैं, उनको मैं हाँ सर, हाँ दिल से सर, हाँ याद सर। करता हूं दोस्तों। मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से थे, मालवीय सर के कारण मैं उनसे जुड़ा था और आज भी उनसे दिल हाँ से सर। जुड़ा, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था। कई लोगों को मैंने बात किया था उनके साथ में, कई लोगों की प्रेगनेंसी अच्छी हुई थी और हम लोग इसी बात पे कंटिन्यू डिस्कस करते थे दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी चीज हाँ है। सर, हाँ सर, बहुत अच्छी। ठीक है, तो हम आगे शुरू करते हैं दोस्तों। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वह प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी स्पीसीज का कंटिन्यूएशन श्योर हो जाता है दोस्तों। डेफिनेटली रिप्रोडक्शन प्रोसेस के माध्यम से वो आगे की तरफ ग्रोथ करता है दोस्तों। तो जो गोनट्स होते हैं दोस्तों, वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर मेल में देखें तो वहां पर स्पर्म की बात आएगी, अगर हम फीमेल में देखें तो वहां पर ओमम की बात आएगी दोस्तों। तो ये डेफिनेटली एक प्रकार का कैरेक्टर होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, जिससे एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज का उसका आगे का प्रोडक्शन कंटिन्यू होता है दोस्तों। तो नॉर्मली अगर हम ज्यादातर एनिमल्स में देखें या ह्यूमन बींग्स में देखें दोस्तों, तो कोई भी व्यक्ति या तो डेफिनेट मेल होगा या डेफिनेट फीमेल होगा, या फिर जिनमें दोनों में पाया जाएगा कैरेक्टर, तो उसे हम हर्माफ्रोडिस्म कहते हैं दोस्तों। तो ह्यूमंस में ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब मेल्स का हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन दोस्तों। जब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात होती है तो मेल में जो टेस्टिस होती है दोस्तों, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनट्स होते हैं दोस्तों, जो कि यहां पर स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटलिया को डिवाइड करेंगे तो हमको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा जो प्राइमरी और मेन सस्पेक्ट है, जो है मेल टेस्टिस, वो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, जो हमारे मेल की जो फर्टिलिटी की प्रोसेस होते हैं उसके लिए जो स्पर्म के लिए जिम्मेदार होता है, वो यही टेस्टिस होता है दोस्तों। एसेसरी सेक्स ऑर्गन जो इसको मदद करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, इसके पूरे फंक्शन को पूरा नरिशमेंट प्रदान करते हैं, वो होते हैं सबसे पहला सेमिनल वेसिकल दोस्तों। क्या काम करता है आगे बता रहा हूं। दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड दोस्तों। प्रोस्टेट ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तीसरा होता है यूरिथ्रा और चौथा होता है पेनिस। ये 4 एसेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं दोस्तों जो मेल इनफर्टिलिटी या मेल की फर्टिलिटी को डेवलप करने में मदद करते हैं दोस्तों। अगर हम इन चीजों को समझेंगे कि ये क्या काम करते हैं और कैसे वर्क होता है दोस्तों, तो डेफिनेटली हम लोग इनफर्टाइल में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पर जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को डिफाइन करने की बारी आती है दोस्तों, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम एक्सटर्नल जेनिटलिया और इंटरनल जेनिटलिया में डिवाइड करते हैं दोस्तों। जो जेनिटल ऑर्गन एक्सटर्नली अवेलेबल होता है दोस्तों, उसे हम एक्सटर्नल जेनिटलिया कहते हैं, और जो इंटरनली रहता है दोस्तों, उसे हम इंटरनल जेनिटलिया कहते हैं दोस्तों। जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं, जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं दोस्तों, जब भी कोई इस टाइप का इनफर्टिलिटी का केस आता है तो हमारा सबसे पहला होता है दोस्तों पेशेंट की जनरल हिस्ट्री को डायग्नोस करना। जब जनरल हिस्ट्री को हम डायग्नोस करते हैं तो सबसे पहले हमको फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए दोस्तों। जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन को जब हम एग्जाम करेंगे तो उसमें 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली होती है स्क्रोटम, जिसमें टेस्टिस होता है।
वो एक्सटर्नल है दोस्तों, स्क्रोटम, दूसरा होता है पेनिस और तीसरा होता है यूरिथ्रा। ये 3 पार्ट का फिजिकल एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। जिसने की शर्म उसके फूटे करम दोस्तों, याद रखिएगा आप। जब भी इनफर्टिलिटी का केस आता है उसमें आपको डायग्नोस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले मेल और फीमेल को आपको एग्जामिन करना पड़ता है दोस्तों। उसमें सबसे पहले स्क्रोटम, पेनिस और यूरिथ्रा का एग्जामिनेशन आपको करना है दोस्तों। बाकी का जो बचेगा वो रिमेनिंग सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो सब इंटरनल जेनेटेलिया को बनाते हैं दोस्तों। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल और इंटरनल जेनेटल को हमने देख लिया और इसको आगे हम बात करते हैं दोस्तों। मेन चीज होती है हमारी टेस्टिस। तो जब हम इसका फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एस्पेक्ट अर्थात फंक्शनल एनाटॉमी की स्टडी करते हैं दोस्तों, तो बहुत हमारे काम की चीज होती है। ये वो जगह होती है जहां पर आपको करना है, जहां पर आपको काम करना है दोस्तों। ठीक है, प्रोटोकॉल में आपको एक एक करके बताते जा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और जब हम मेडिसिन सिलेक्शन पढ़ेंगे दोस्तों तो मैं आपको केस वाइज सिखाऊंगा कि कैसे आपको मेडिसिन सिलेक्शन करना है। आपको दिमाग में इतना रखना है जो मैं आपको बताते जा रहा हूं कि सेंसरी नर्व जो स्पेशली आपकी सेक्सुअल एक्ट से रिलेटेड है वहां S3 काम करता है। दूसरी मेडिसिन लिखिए दोस्तों, अगर आपकी टेस्टिस के लेवल पे काम करना है दोस्तों तो टेस्टिस पे 2 मेडिसिन का सपोर्ट सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। पहली मेडिसिन S2, दूसरी मेडिसिन C2। S2 और C2 ये 2 मेडिसिन टेस्टिस के फंक्शंस को प्रभावित करती है दोस्तों, एक फंक्शनल और एक स्ट्रक्चरल। तो दोनों सपोर्ट अगर आप लेंगे तो टेस्टिस के हर फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तीसरी बात, जब इन मेडिसिन को सपोर्ट देने की बारी आती है दोस्तों तो आप L2 की तरफ जाइए आप। ठीक है, पहुंच गए L2 की तरफ। आपने देखा कि L2 में S1, L1 और A3 का कॉम्बिनेशन है दोस्तों, करेक्ट। जब हम L2 की तरफ गए S1, L1 और A3 2 पार्ट और 1 पार्ट, इस प्रकार से उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो हम लोगों को यह चीज देखना है कि यहां पर अगर टेस्टिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दोस्तों तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो सकती है, ग्लैंडुलर प्रॉब्लम हो सकती है या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, करेक्ट दोस्तों। अगर फंक्शनल प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए खुद आदमी जिम्मेदार होता है, या तो मैस्टरबेशन करेगा या न्यूट्रिटिव प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड होता है दोस्तों। दूसरी प्रॉब्लम, अगर कहीं ना कहीं उसको ग्लैंडुलर सिक्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली हमको ये भी चीज समझना है कि जो प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज होता है वो भी एक तरह से ग्लैंडुलर सिक्रेशन से होता है दोस्तों। तो यहां पर ग्लैंडुलर प्रॉब्लम भी आ रही है। तीसरी बात करते हैं, कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, करेक्ट। जब हम इन 3 चीजों को लेकर चलते हैं तो आप मुझे बताइए कि आप लोग कितनी डिसीज को कवर कर सकते हैं। आपको मैंने पूरा फार्मूला बता दिया दोस्तों, S2, C2, L1, यहां पर आपका S1, A3, ये जो मेडिसिन होती है बहुत बड़ी सपोर्टिव मेडिसिन होती है। यहां पर केवल और केवल F1WE8 करने की जरूरत है या F1RE8 करने की जरूरत है। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिलेक्ट करना है। कैसे कंडीशन सिलेक्ट करना है मैं फ्रंट में आगे आपको 1 बाय 1 बताऊंगा दोस्तों। इतना आप सीख लीजिए कि यहां जब मेजर प्रॉब्लम आती है दोस्तों, अगर यहां पर नर्वस की बात नहीं कर रहे हैं हम, न्यूरोलॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम यहां बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर टेस्टिस में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आती है तो हमको S2, C2, L1, S1, F1 इनको नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। ये A3, ये जो मेडिसिन होती है यहां पर मैंने हजारों केसेस में यूज किया है दोस्तों, और टेबल प्रैक्टिस में डीपली वर्क करने के बाद में जब मौका आएगा दोस्तों तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि 30 डायलेशन में कहां काम करती है, 200 में कहां काम करेगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जब हम लोग बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को यहां पर वेरिकोसिल की प्रॉब्लम आ गई दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वेरिकोसिल क्या होता है, आगे मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये डीपली नॉलेज मुझे टेबल प्रैक्टिस के दौरान आया है दोस्तों। मैं पूरे 114 प्लांट्स की स्टडी करता हूं और करवाता हूं दोस्तों। जब मैंने 114 प्लांट में से लाइकोपोडियम पढ़ा था तो उसके बाद में मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया था कि जब मैं S2 200 में यहां पर यूज करूंगा तो डेफिनेटली यहां वेरिकोसील पे भी रिजल्ट मिलेगा मुझे, और मिरेकल हो गया दोस्तों। जब मैंने S2 200 में ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का अवेलेबल करा के और ये S2 C2 L1 A3 F1 ये दिया था मैंने दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, मैक्सिमम वेरिकोसील के 6 मंथ में मैक्सिमम मेरे पास 80+ पेशेंट क्योर हो चुके हैं अभी तक। बस दिक्कत क्या थी दोस्तों, मुझे किसी ने ये नहीं बताया था कि आप इस तरह से किसी को प्रूफ देना पड़ेगा।
तो अगर प्रूफ देने की बात होती ना दोस्तों, तो मैं बहुत सारा आपको डॉक्यूमेंटेशन कर चुका होता। अभी जब से मैंने ये ग्रुप शुरू किया तब से मैं सारे डॉक्यूमेंटेशन संभाल के रख रहा हूं दोस्तों। तो आप लोगों से भी मैं रिकमेंड करता हूं अपने हर डॉक्यूमेंटेशन को संभाल के रखिए दोस्तों। तो बेसिकली ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है दोस्तों, जब कभी यहां पर किसी न्यूरोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, तब हमको अप कैटेगरी के मेडिसिन, दोस्तों S2C2 के अप कैटेगरी की मेडिसिन कौन सी है आप लोगों को पता है, S3C3, बाकी का सेम रखना है। जब हमको लगता है कि बहुत ज्यादा क्रॉनिक कंडीशंस में चला जा चुका है, बहुत सारा इसके साथ न्यूरोलॉजिकल कोई फंक्शन डिफॉल्ट हो चुका है, तब S2C2 को हटाकर हमको न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन यानी कि S3C3 का इस्तेमाल करके देखना है दोस्तों। मिरेकुलस रिजल्ट मिलता है। मेरे ग्रुप में काफी लोगों ने, दोस्तों ने फायदा उठाया है और आज भी वो इस चीज को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। तो ये सबसे एडवांटेज चीज मैंने आपको बताई, ये फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड से प्रैक्टिस की हुई चीज बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैटी जी ने हमको बताया कि ये ऑर्गन की मेडिसिन है, आप ऑर्गन पे जाकर काम कीजिए, आपको फंक्शनल काम करना है। तो हमको उन्होंने ये बताया था, जब हम L2 को देखेंगे दोस्तों, एक छोटे से उदाहरण बता रहा हूं, अगर किसी को प्रीमेच्योरल इजैकुलेशन होता है, किसी को नाइट फॉल्ट होता है, किसी को मतलब वीर्य बहुत पतला होता है, तब हमारे पास पेशेंट आता है, बोले साहब हमको तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है। दोस्तों सबसे पहले केवल न्यूट्रिशन की बात करिएगा दोस्तों, आप मेडिकेशन पे मत जाइए, मैं आपको स्पेशल कह रहा हूं, आप मेडिकेशन पे मत जाइए। आपको केवल मैं 2 मेडिसिन बताता हूं दोस्तों, L2C11, दोनों कंबाइंड मेडिसिन है दोस्तों। L2C11 दोनों को मिक्स करिए, ग्लोबुल्स बनाइए, 10 ग्लोबुल्स दिन में 3 टाइम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 6 टाइम आप दीजिए, कंटिन्यू 1 महीना दीजिए। उसके बाद पेशेंट से पूछिए कि भैया मेडिसिन की जरूरत है क्या आपको, ठीक है। एक मेडिसिन से आप उसकी न्यूट्रिशनल डिफॉल्ट अगर कुछ हो रहा है, फंक्शनल कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप दूर कर सकते हो दोस्तों। ये बेसिक चीज है दोस्तों, यहीं से शुरुआत करना है हमको, आप उसका रिजल्ट 100% ले सकते हो दोस्तों, बहुत इजी वे में यहाँ रिजल्ट मिलता है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों, फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों टेस्टिस। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनट्स होता है टेस्टिस, सभी स्पीसीज में ऑलमोस्ट 2 टेस्टिस होती है, राइट और लेफ्ट। ह्यूमन में भी दोनों टेस्टिस होती है, जो ओवॉइड या वॉलनट शेप्ड की बॉडीज होती है दोस्तों। एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्क्रोटम के अंदर ये मतलब ये सस्पेंडेड या लोकेटेड रहता है, उसमें लटका हुआ रहता है दोस्तों, सस्पेंडेड रहता है। प्रत्येक टेस्टिस का अगर हम जनरली वेट करते हैं, जो हमारे हाइड्रोसिल के केस में बहुत काम आता है दोस्तों, जब हम टेस्टिस का वेट करते हैं तो वेट लगभग 15 से 19 ग्राम, 15 to 19 ग्राम के आसपास होना चाहिए दोस्तों, इनके बीच में एवरेज होता है दोस्तों। जब मैं फिजिकल एग्जामिनेशन करता हूं तो इस चीज को बहुत अच्छे से गाइड करता हूं, मैं एक अलग से एक छोटा सा सीसी को भर के मैं उसका वेट सेट करता हूं कि 15 से 19 ग्राम के लगभग वेट होना चाहिए, तो मैं उसको वेट करता हूं और उस वेट को करके वहां पर जब भी इस टाइप का केस आता है, एक अनुभव हमको हो जाता है कि हमारे हाथ में इतना वेट आना चाहिए। जब हम टेस्टिस को एग्जामिन करते हैं तो नीचे से पुश करके हमको देखना चाहिए कि इसका वेट कितना है दोस्तों। अगर टेस्टिस छोटी होती है तो वो भी इनफर्टिलिटी का काज होता है दोस्तों, वहां पर फंक्शनल डिफॉल्ट होता है। तो ये चीज हमको बेसिकली वहां पर सीखने को मिलती है दोस्तों। ये फिजिकल एग्जामिनेशन की बात हुई दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, जब इसका मेजरमेंट करते हैं हम तो 5 × 3 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। यदि उससे बड़ा है या उससे छोटा है तो दोनों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दोस्तों। और अगर हम आगे की तरफ चलें तो जो टेस्टिस का मेन पार्ट होता है दोस्तों, जो लगभग 900 कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती है दोस्तों। कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स मतलब स्प्रिंग जैसी एक दूसरे में जो कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होती है, जिसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दोस्तों। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के माध्यम से ही टेस्टिस का पूरा प्रोडक्शन होता है, बनावट होती है दोस्तों। ये जो होता है दोस्तों, ये स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करता है। जो टेस्टिस होता है उसमें 900 जो कॉइल ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं दोस्तों, और ये जो होते हैं यहां पर स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं दोस्तों। तो अब मुझे बताइए, जब आपको ऐसा केस मिले, जब सीमन एग्जामिनेशन टेस्ट कराते हैं और वहां पर हमको डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, एजोस्पर्मिया मिलिया, ओलिगोस्पर्मिया मिलिया, या फिर इसके बाद में बात करें हम एजोस्पर्मिया के साथ में टेरेटोजोस्पर्मिया मिला, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बात करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे? तब वहां पर हमको किस जगह पे काम करना है, वो जगह होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दोस्तों।
तब हमको ये चीज ध्यान रखना है, ये बहुत डीप वाला स्ट्रक्चर हो गया। तो यहां पर जब मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे तब आपको डीप में मेडिसिन यानी कि बहुत नेगेटिव मेडिसिन के बारे में सोचना है दोस्तों। हमारे ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं उनको सब पता है ये चीज कि जितना भी डीप में जाकर यहां पर वर्क होगा, तो जब अगर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या टेस्टिकुलर टीबी हो गई है या किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशन में आप कितना भी D4, D5, D6, D10, D30 तक काम करोगे दोस्तों, काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमको बहुत ज्यादा डीप में काम करना है, और जब हम डीप में काम करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये डिसीज कितने परसेंटेज में, हमको परसेंटेज में डिवाइड करना है। जब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, तो जब टेस्टिकल की बायोप्सी होती है, जब टेस्टिस की बायोप्सी होती है, तो उसको 10 पॉइंट दिए जाते हैं, 1 पॉइंट से 10 पॉइंट तक। वो मैं पूरा डिटेल निकाल के लाया हूं दोस्तों, वो मैं आपको श्योर करूंगा। जब वो करूंगा तब आपको बताऊंगा कि देखो मेडिसिन ऐसे सेट करना है हमको, तब आप देखिएगा रिजल्ट। आपको मजा नहीं आया तो दोस्तों बोलिएगा, विद इन 1 to 2 मंथ में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे आपको दोस्तों। ये बेनिफिट आपको मिलेगा इस चीज से। अगर हम यहां बात करें तो ये सेमिनोफिलर ट्यूबुल्स जो होता है, आगे की तरफ हम जाते हैं तो ये वास इफ्रेंस के रूप में कन्वर्ट होता है दोस्तों। ये वास इफ्रेंस के रूप में वहां पर कंटिन्यू करता है, जो वहां पर जाकर टेस्टिस के ऊपर इस तरह से एक उभार का निर्माण करता है, जो मैंने डायग्रामेटिक आज आपको शो किया है ग्रुप में। तो ये एक उभार टेस्टिस के ऊपर इस तरह से लोकेशन बना देता है, जैसे हम टोपी पहनते हैं ना दोस्तों, इस टाइप से वहां पर इपिडाइडर्मिस का निर्माण करता है दोस्तों। और ये आगे की तरफ वास डिफरेंस के रूप में कंटिन्यू करता है दोस्तों। ये जो वास डिफरेंस होता है दोस्तों, इसे हम डक्टस डिफरेंसेस भी कहते हैं या स्पर्मेटिक डिफरेंसेस भी कहते हैं दोस्तों। ये एक प्रकार से स्पर्म डक्ट का निर्माण करता है। जब सेक्सुअल एक्ट होता है तब यहां से स्पर्म निकलकर इसी स्पर्म डक्ट के माध्यम से आगे की तरफ वहां पर सर्कुलेट होता है दोस्तों। तो ये बेसिक चीज है, जब हम इसको समझ रहे हैं एक एक पॉइंट को, तो यहाँ के मेडिसिन भी हमको समझना जरूरी है दोस्तों। जब यहां पर स्क्रोटम में इपिडाइडाइमिस से वास डिफरेंस निकलकर अपने एक साइड ऊपर की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से चला जाता है दोस्तों, ठीक है। जब ऊपर की तरफ निकलकर इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से पास होता है तो ये वास डिफरेंस का टर्मिनल पोर्शन एम्पुला कहलाता है दोस्तों। जो वास डिफरेंस होगा उसका जो टर्मिनल पोर्शन होगा वो एम्पुला कहलाता है। इसको जब डायग्रामेटिक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। जब यहां पर वास डिफरेंस का एम्पुला उसी साइड की सेमानल वेसाइकल की डक्ट को ज्वाइन करता है, जो सेमानल वेसाइकल की डक्ट होगी उसको ज्वाइन करेगा दोस्तों। और यही डक्ट जो होता है आगे की तरफ इजेकुलेटरी डक्ट का निर्माण करती है दोस्तों। प्रोस्टेटिक ग्लैंड और इजेकुलेटर, जो प्रोस्टेटिक डक्ट होती है और इजेकुलेटरी डक्ट होती है दोस्तों, ये डायरेक्टली इंटरकोर्स के दौरान पेनिस के माध्यम से अपना इजेकुलेशन, जो अपने अंदर सीमन को कलेक्ट करती है, उसको बाहर की तरफ इजेकुलेट करती है दोस्तों। यहां पर 2 इजेकुलेटरी डक्ट होती है दोस्तों, उनमें से प्रत्येक वास डिफरेंस से स्पर्म को रिसीव करती है और साथ ही साथ अपनी स्वयं की साइड से सेमाइनल वेसाइकल के सिक्रेशन को भी प्राप्त करती है। यानी कि दोनों तरह से काम हो रहा है दोस्तों। ये दोनों इजेकुलेटरी डक्ट एक सिंगल यूरिथ्रा में एम्प्टी होती है दोस्तों, वहां पर खाली हो जाती है। जो एक्चुअली इजेकुलेटरी डक्ट यूरिथ्रा के प्रोस्टेटिक पार्ट में ओपन होती है दोस्तों। ये वहां से कहां पर ओपन होगी? प्रोस्टेटिक पार्ट में होगी दोस्तों। ये नरिशमेंट का काम होता है, प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है सेमाइनल वेसिकल में, और उसको कलेक्शन कौन कर रहा है? प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम, प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज के साथ में वो वहां पर जो उसका फ्लूइड होता है उसमें ये कलेक्ट होता है दोस्तों। तो ये चीज हमने बहुत इजीली समझ ली दोस्तों कि ऐसा फंक्शन होता है। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों टेस्टिस की कवरिंग की बात करते हैं दोस्तों। टेस्टिस की जो कवरिंग होती है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आपको जब रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में बताऊंगा तो आपको ये फंक्शन पता होना चाहिए कि भाई आपकी बॉडी में स्पर्म नहीं बन रहा तो उसका कारण क्या है, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन क्या होता है, क्यों आपकी बॉडी में स्पर्म के खिलाफ इम्यूनिटी बन रही है, क्यों स्पर्म के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही है, ये वहां पर काम करता है दोस्तों। तो टेस्टिस की कवरिंग की बात करते हैं दोस्तों, 3 लेयर होती है। पहली लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो सबसे अंदर की कवरिंग होती है दोस्तों, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसमें सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड वेसल्स पाई जाती है दोस्तों। दूसरी होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये जो मिडिल कवरिंग होती है दोस्तों, ये केवल फाइबर, डेंस फाइबर टिश्यू से बनी होती है। फाइबर्स का एक कैप्सूल होता है दोस्तों जो इसको कवर किए हुए रहता है। और तीसरी जो होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस दोस्तों,
ये सबसे बाहरी होती है दोस्तों। और ये आउटरमोस्ट लेयर जो होती है ये मेसोथेलियल सेल्स के द्वारा बनती है, जो कि विसरल और पेराइटल लेयर के द्वारा बनी होती है, जो एक दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर मूव करती रहती है, फ्री मूवमेंट को अलाउ करती है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है दोस्तों कि जब ये फ्री मूवमेंट होता है तो इससे किसी भी प्रकार का उसके ऊपर जो 3 लेयर्स के द्वारा जो वहां प्रोटेक्शन होता है वो किसी भी प्रकार के माइल्ड इंजुरी को तो बहुत आसानी के साथ सहन कर सकती है, लेकिन अगर किसी जोर की इंजुरी, मेजर इंजुरी जब होती है तब वहां पर डेफिनेटली ऑर्काइटिस या किसी भी प्रकार का इंजुरी वहां पर डेवलप हो जाएगा, तो डेफिनेटली वहां पर कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण वहां पर टेस्टिस की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है वो डैमेज हो जाएगी। वो डैमेज हो जाएगी तो मान के चलिए कि सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा। और जब सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स में प्रॉब्लम आएगा, जैसे मम्स, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं दोस्तों, मम्स जब पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है दोस्तों, अगर वो एडल्ट लाइफ में हो गई दोस्तों, मान के चलिए 14 साल से 21 साल के बीच में जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, उस दौरान अगर मम्स डेवलप हो गया ना, तो ये सीधा वहां से जो वायरस होता है आपके सेमेनिफेरस जो ट्यूबुल्स होती है जहां स्पर्म का प्रोडक्शन होता है दोस्तों, वहां जाकर डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। और जब वहां पर ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो मान के चलिए कि स्पर्म का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, वहां पर डैमेज कर देता है, पर्टिकुलर सेल्स को डैमेज कर देता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोडक्ट करती है दोस्तों। तो जो सर्टोली सेल्स होती है वहां पर जाकर ये काम करता है और वहां पर उन सेल्स को डैमेज कर देता है। तो ये कंडीशन जब हमको पता है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। वही मैंने बताया आपको, हाइपोटेंसी से शुरू करिए। अगर कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ तो S3C3 2 मेन मेडिसिन हो गई आपकी। जब न्यूरोलॉजिकल काम करना है, S3C3 अप कैटेगरी की मेडिसिन है, आप हाइपोटेंसी से लो पोटेंसी की तरफ आइए। सब्स्टिट्यूट में टेस्टिस के फंक्शन को यानी सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स को, ऑर्गन को न्यूट्रिशन देने के लिए S2C2 वाला जो मेडिसिन आपको मैंने बताया वो ऐड कीजिए दोस्तों। आप देखिए कैसे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लड सप्लाई की। जो टेस्टिस को जो ब्लड सप्लाई होती है दोस्तों, मेन जो आर्टिकुलर सप्लाई होती है वो टेस्टिकुलर आर्टरी के द्वारा होती है। जो टेस्टिस के लिए स्वयं के लिए जो आर्टरी होती है वो टेस्टिकुलर आर्टरी होती है जिसके द्वारा सप्लाई होती है। जो वीनस सप्लाई होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। यहां पर जो वेंस होती है, टेस्टिकुलर वेंस, वो वेंस एक पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस का गुच्छों का निर्माण करती है दोस्तों। इस गुच्छे के माध्यम से पूरी टेस्टिस को आगे पीछे, ऊपर नीचे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, मीडियल, सारी तरफ जो होते हैं वहां पर उनको सर्कुलेशन मिलता है दोस्तों। वहां से गंदा प्रोडक्ट जितना भी वेस्टेज, मेटाबॉलिक वेस्टेज होता है वो वहां से निकलकर बाहर आता है। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश वहां पर इंजरी हो जाए, कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इन्फ्लामेशन ऑर्चाइटिस काज करेगा। लेकिन अगर वेन्स में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए दोस्तों, जो सबसे मेजर इनफर्टिलिटी का काज होता है वो होता है वेरिकोसील। जो वेरिकोसील होता है, जिस प्रकार से वेरिकोज वेन होती है दोस्तों, वेरिकोज वेन में होता क्या है, वेरिकोज वेन में उसके वाल खराब हो जाते हैं दोस्तों। उसके जो वाल होते हैं वो पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में ब्लड को लेके जाते हैं वो ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, हार्ट की तरफ। लेकिन वहां जब वाल खराब हो जाएगा ऊपर ब्लड जा ही नहीं पाएगा दोस्तों। जब भी हार्ट का मूवमेंट होता है तो वो पर्टिकुलरली शुद्ध ब्लड पूरी बॉडी में भेजता है और अशुद्ध ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करता है दोस्तों। तो ये यहाँ पर डिफॉल्ट डेवलप हो जाता है और वो वेन्स कलेक्ट होने लगता है टेस्टिकल में। पूरे टेस्टिकल में जब वहां पर वेन्स डायलेट हो जाएगी तो दैट इज द कंडीशन कॉल्ड वेरिकोसील दोस्तों। ये वेरिकोसील बहुत बड़ा कारण है। और आज के समय में जितने जिम्नास्टिक्स होते हैं, जितने जो वेट बियरिंग लोग होते हैं, जो वेट को उठाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, उन लोगों में बहुत कॉमन रूप से आजकल मेरे पास अभी जो रिसेंट में केस चल रहे हैं 12 इयर्स टू 15 इयर्स जो जिम जाना शुरू कर चुके हैं, उनमें मोस्टली लोगों में मुझे वेरिकोसील देखने को मिला दोस्तों। तो ये टेबल प्रैक्टिस का गुण है जो हमको सीखने को मिल रहा है दोस्तों। तो अगर हम यहां पर इस चीज को समझेंगे दोस्तों, तो और एक चीज बताता हूं मैं कि यहां पर जब टेस्टिकुलर आर्टरी की बात कर रहे हैं तो जो मेल गोनेडल आर्टरी होती है, जिसको इंटरनल स्पर्मेटिक आर्टरी भी कहते हैं दोस्तों, ये डायरेक्टली एब्डोमिनल एओर्टा जो होता है, जो मेन होता है दोस्तों, जो महाधमनी का मेन पार्ट होता है, उसी से डायरेक्ट सप्लाई होती है दोस्तों। इसलिए यहां पर बहुत एडवांटेज होता है कि यहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज चाहिए होता है दोस्तों। तो जिन लोगों में, इस चीज को समझिए आप दोस्तों, जिन लोगों में सेक्सुअल एक्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा उनमें पेनिस की तरफ या टेस्टिकुलर आर्टरी की तरफ ब्लड का प्रेशर जो होता है बहुत
अच्छा होता है, उनका ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, उन लोगों में सेक्सुअल पावर बहुत अच्छा होता है। तो जो लोग इस चीज को प्रभावित कर लेते हैं, चाहे मैस्टरबेशन से, चाहे उनको कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए या कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाए, जब उस कैरेक्टर को वो डेवलप करते हैं दोस्तों, तो वहां पर जाकर उनमें प्रॉब्लम आती है, वहां पर उनका न्यूट्रिशन सप्लाई का कम हो जाता है, और जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सेक्सुअल पावर कम हो जाएगा। ये मेन प्रॉब्लम है। तो हम लोगों को क्या करना है दोस्तों? हम लोगों को केवल और केवल न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन ऐड करना है और उसमें केवल आरई का सपोर्ट दे दीजिए, आप देखिए फंक्शनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, लेकिन हमको फिजियोलॉजिकल बेस पे समझना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों टेस्टिस की पैरेन्काइमा की। जो टेस्टिस में छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं दोस्तों, जब टेस्टिस को आप देखेंगे तो उसके बीच में आपको पीछे के साइड से आपको दिखेगा एक जॉइंटर पार्ट, जैसे हम जीवन टंग को ऊपर करके देखें तो एक जॉइंटर दिखता है हमको, उसी तरह से यहां पर टेस्टिस की जो पोस्टीरियर सरफेस होती है, वहां पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है बहुत मोटी हो जाती है दोस्तों, और ये एक पार्ट का निर्माण करती है जिसको हम मीडियस्टाइनम टेस्टिस कहते हैं दोस्तों। ये जो पार्ट होता है दोस्तों, ये सेप्टा का निर्माण करता है, जो टेस्टिस को दो भागों में अलग दिखाता है, एक टेस्टिस इधर, एक टेस्टिस इधर। ये जो मेन पार्ट होता है, ये बहुत हद तक वहां पर टेस्टिस को मेंटेन करता है दोस्तों। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है दोस्तों कि जब ये यहां पर सेप्टा का वहां पर डिवाइडेशन होता है दोस्तों, लोब्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत सारे प्लेस देखेंगे तो एक दूसरे प्लेस पर एनोस्टोमोसिस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं दोस्तों। इसलिए प्रत्येक टेस्टिस में मान के चलिए कि कम से कम 200 से 300 इस तरह के लोब्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे आप ब्रेस्ट ग्लैंड को देखते हैं, गन्ने का आपने अंगूर का वो देखा है दोस्तों, अंगूर जब रहता है तो कितने लोब्यूल्स रहते हैं, इसी तरह से 200 से 300 लोब्यूल्स हमारे टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये मेन चीज होते हैं दोस्तों, जो वहां पर डिफाइन करना हमको बहुत जरूरी होता है। अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बात करें दोस्तों, तो प्रत्येक लोब्यूल्स की बात करेंगे तो 1 से 4 वहां पर कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं दोस्तों, जो एक दूसरे से वहां पर कनेक्टेड रहते हैं और एक नेटवर्क के रूप में वहां पर काम करते हैं। तो जब हम इस प्रोसेस को आगे देखेंगे तो यहां पर जब बहुत सारी प्रोसेस बनती है दोस्तों, तो उसमें एक प्रोसेस बनती है जो बहुत काम की होती है, जिसको हम बोलते हैं रेट टेस्टिस, RETE, रेट टेस्टिस। एक नेटवर्क होता है जो थिन वॉल्ड चैनल्स जो मीडियस्टाइनम में प्रेजेंट रहता है सभी सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स में, वो रेट टेस्टिस में ओपन होता है दोस्तों। अर्थात कनेक्टिविटी देखिए आप, जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पहला, उससे आगे आया है रेट टेस्टिस, तो इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, वास इफ्रेंट। ठीक है, वास इफ्रेंट, ये रेट टेस्टिस से 8 से 15 ट्यूब्यूल्स जिसे हम वास इफ्रेंट कहते हैं, वहां से एराइज होता है, उत्पन्न होता है दोस्तों। ये वास इफ्रेंट्स आपस में ज्वाइन होकर इपिडाइडामिस का निर्माण करते हैं दोस्तों। जो इपिडाइडामिस होता है उसका हेड जो होता है वो इसके द्वारा बनता है दोस्तों, और ये कन्वर्ट होकर एक जगह कलेक्ट होकर वहां से आगे की तरफ इपिडाइडामिस की डक्ट का निर्माण करता है दोस्तों। तो ये जो इपिडाइडामिस की डक्ट होती है, बहुत ही कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होते हैं दोस्तों, जिनकी लेंथ लगभग 4 मीटर होती है। जब हम इसको लंबा करेंगे ना, जैसे हम लोग देखें स्मॉल इंटेस्टाइन को लंबा करते हैं तो 6 मीटर होती है, तो उसी प्रकार से ये जो वास इफ्रेंट के बाद में जो इपिडाइडामिस होगा, इसको जब हम लंबा करेंगे तो लगभग 4 मीटर हो जाएगी दोस्तों। तो ये हेड से प्रारंभ होता है और वास इफ्रेंट को वहां से रिसीव करता है दोस्तों। अब अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो ये जो इपिडाइडामिस होता है, ये वास डिफरेंस में कन्वर्ट होता है दोस्तों। टेस्टिस के जो कॉर्डल पोल होता है, जो लास्ट पोर्शन होता है, वहां से वास डिफरेंस के रूप में कंटिन्यू होता है, और वहां से वो टेस्टिस की जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग सेल्स होती है दोस्तों, ये हार्मोन सीक्रेटिंग सेल्स होती है, जो टेस्टिस यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ना दोस्तों, उसके सीक्रेशन यहां से रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में स्थित होती है जो इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिंग है दोस्तों। तो हमको याद रखना है, जब कभी भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम या ज्यादा होगा तो हमको इसी जगह पर वर्क करना है दोस्तों। मेरा इसीलिए आपको ये पूरा डिटेल बताने का मतलब है कि इस चीज को आप समझ जाएंगे तो हमको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के फंक्शन को देखें दोस्तों, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमने देख लिया कि कहां से शुरू हो रहा है, कहां काम आ रहा है दोस्तों।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हुआ, उसमें रेड टेस्टिस बना, रेड टेस्टिस से वास इफ्रेंस बना, वास इफ्रेंस से हेड ऑफ एपिडाइडिमिस बना, हेड ऑफ एपिडाइडिमिस से डक्ट ऑफ एपिडाइडिमिस बना, वहां से हमने देखा वास डिफरेंस बना, वास डिफरेंस आगे जाकर एम्पुला, एम्पुला से एजुकुलेटरी डक्ट बना और एजुकुलेटरी डक्ट तो बेनाइन कंडीशन किसी को भी डेवलप हो सकती है। जो बहुत ज्यादा इंटरकोर्स करता है, बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्ट करता है दोस्तों, उन लोगों में मैस्टरबेट जो बहुत ज्यादा करता है, उन लोगों में बहुत कॉमन रूप से देखने को मिलता है। तो ये चीज हमको समझना जरूरी है दोस्तों। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, ये इनका काम क्या होता है दोस्तों, इनमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है और स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है दोस्तों, कैसे आप ओलिगोस्पर्मिया के केस को ट्रीट करोगे, कैसे आप ओलिगोस्पर्मिया में मेडिसिन सिलेक्ट करोगे, इस जगह पे आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है वो थ्रेड धागे नुमा होता है दोस्तों, जो थ्रेड लाइक कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्पर्मेटोजोआ का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, जो स्पर्म को कंटिन्यू प्रोड्यूस करता रहता है दोस्तों। प्रत्येक टेस्टिस में 400 टू 900, मैक्सिमम एवरेज देखें तो बहुत सारे लोगों में 400 टू 600 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं दोस्तों। और प्रत्येक लोब्यूल्स में 30 से 70 सेंटीमीटर लंबा लोब्यूल्स पाया जाता है, जिसका डायमीटर 150 से 300 माइक्रोन होता है दोस्तों। तो जब इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो इनका जो मेन फंक्शन होता है उसकी तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारा पूरा क्लियरिटी होगा कि हम यहां पर क्या काम कर सकते हैं दोस्तों। ये एक प्रकार से स्पर्मेटोजेनिक सेल्स या जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है दोस्तों। दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स या जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जिसको हमको समझना है, वो है सर्टोली सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स। सबसे पहली सेल्स क्या करती है, स्पर्म को पैदा करती है। जब स्पर्म को पैदा कर लेगी तो उसको सपोर्ट भी चाहिए दोस्तों, कंटिन्यू उसको प्रोटेक्शन करने का काम करना पड़ेगा, उसको साथ में कोई ना कोई चीज लगातार उसको मैच्योर करने की तरफ लेके जाना पड़ेगा दोस्तों। तो वो होता है सर्टोली सेल्स, जो कि सपोर्ट करता रहता है। ये दोनों चीज जब वहां पर एक साथ मौजूद होगी तो ही हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यू नॉर्मल वे में होता है। अगर इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई इम्बैलेंस होता है दोस्तों, मान के चलिए आप कितनी भी एक्सटर्नल कोशिश कर लीजिए, रिजल्ट नहीं आएगा आपको। आपको इन दोनों के फंक्शंस को रोटेट करना पड़ेगा, इन दोनों सेल्स के फंक्शन को प्रमोट करना पड़ेगा। जब हम प्रमोशन की तरफ आएंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ यहां पर कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो जब हम यहां पर वर्क करेंगे दोस्तों, तो हमको बेसिकली सीखना पड़ेगा कि वर्क अगर हम कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि इन दोनों सेल के बीच में कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है या यहाँ पर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी जेनेटिक प्रॉब्लम है। तब अगर हमारा मेडिसिन सिलेक्शन होगा दोस्तों, तो सबसे पहली स्टेज जब डिसीज की स्टेज डेवलप होती है तो एक्यूट स्टेज होती है, फिर सब एक्यूट होती है, फिर क्रॉनिक होती है। तो इसी तरह से हमारा ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है दोस्तों। हमको सबसे पहले जो सिलेक्शन होगा यहाँ पर S3 का करना है दोस्तों, न्यूरोलॉजिकल S3। दूसरी मेडिसिन होगी C1, तीसरी मेडिसिन होगी L1। सर, ये डिस्टर्ब हो रहा है। आप लोग म्यूट करिए प्लीज, मैं सबको म्यूट कर दूंगा, कोई मतलब सर नहीं। आप ही कर दीजिए सर प्लीज सबको, ठीक है ना। तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है, रूटीन टूट जाता है। मैं बहुत कुछ चीजें जो नोट्स बना के आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी चीजें मैं माइंड से आपको दे रहा हूँ जो मेरी टेबल प्रैक्टिस में मिल रही है। अगर मैं चूक गया तो मैं शायद आपको बहुत कुछ चीज नहीं बता पाऊंगा। तो जब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आती है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों को जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करना होता है, S3, L1, C1, F1, RE, A3, C3, वेन1, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से सिलेक्शन करना है दोस्तों। अब ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है कि आप 1 या 2 या 3 मेडिसिन देना चाहते हो, 4 मेडिसिन दे, मैक्सिमम 4 से 5 मेडिसिन, ज्यादा आप ऐड नहीं करिए दोस्तों, क्योंकि हम लोगों की एक एक रेमेडी है, मेडिसिन नहीं है इलेक्ट्रोमेपैथ की। S1 ने तो कई प्लांट्स मिले हुए, और जब हम बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो सबका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा दोस्तों, सबका रेशियो चेंज हो जाएगा। और जब काम करेगा तो फिर कहाँ काम करेगा, ना आपको पता है ना मुझे पता है दोस्तों। इसलिए 3 या 4 मेडिसिन का एक फार्मुलेशन बनाइए और उसको वहां पर एक दूसरे से कंडीशन क्रिएट करिए दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों को ये चीज समझ में आई या नहीं आई दोस्तों,
पहले आप में से कुछ लोग बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स जी। हाँ सर 100% समझ में आ रही। जी हाँ सर, थैंक बहुत यू वेरी अच्छे मच से सर। समझ में आ रही है। थैंक यू हाँ सो सर मच। 100% आ रही है। जी ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम बात सर, करते हैं अब स्पम के सर, प्रोडक्शन की बात। हेलो सर, जी प्लीज यदि आप चार्ट के साथ वो करेंगे ना, थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा, सभी लोग बेटर समझ पाएंगे। जी मतलब सभी लोगों को पूरे उसका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का नॉलेज नहीं है। जी सर, मैंने चार्ट ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया था, इसीलिए डाल दिया था कि थोड़ा सा स्टडी कर लें आप। ठीक है, मैं जो भी बता रहा हूं उसी के बिहाफ पे मैं कल आपको पूरे चार्ट एडवांस में डाल दूंगा, आप स्टडी कीजिएगा और फिर मेरे से आप जब मैं बताऊंगा आपको तो आपको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कल से आपके यस सर, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस सेल की दोस्तों। तो जो बहुत अच्छा आ रहा सर। स्पर्म के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं दोस्तों, जब स्पर्म का प्रोडक्शन आएगा तो हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती है, प्लीज म्यूट करिए सर नागेश प्लीज सर। म्यूट करवा दीजिए, डिस्टर्बेंस हो नागा रहे सर हैं। प्लीज म्यूट कीजिए। यहाँ पर सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स में जब हम स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की बात करेंगे या जर्म सेल्स की बात करेंगे दोस्तों, तो ये एक प्रिकर्सर सेल्स होती है दोस्तों। ये सर्टोली सेल्स के बीच में स्थित होती है। 4 से 8 लेयर यहाँ पर मैनेज रहता है जो फुल डेवलप करना पड़ता है दोस्तों। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में क्या होता है दोस्तों, टेस्टिस पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाती है, इसलिए स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो होता है वहां पर प्रिमिटिव स्टेज में रहती है दोस्तों। वो स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है दोस्तों, प्रिमिटिव स्टेज में रहती है, डेवलपमेंटल स्टेज में रहती है। इसलिए प्यूबर्टी के ऑनसेट के साथ में ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म के रूप में धीरे धीरे डेवलप होने लगता है दोस्तों, और डिफरेंट स्टेजेस में से वहां पर गुजरता है। अगर उन स्टेजेस में से कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो स्पर्म के प्रोडक्शन में भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है दोस्तों। इसलिए यहां पर हमको ये जानना बहुत जरूरी है। जब स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की डिफरेंट स्टेजेस में हम चलेंगे दोस्तों, तो ये उसके ल्यूमेन की जो पेरिफेरी होती है वहां पर हमको देखने को मिलती है दोस्तों। यहां पर सबसे पहले परमेटोगोनियम वहां पर डेवलप होता है दोस्तों। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होता है। मैं इसका डायग्राम आपको डाल दूंगा, तो आपको बहुत, मेरा ऑडियो जब डलेगा इसका तो आप इसको कोरिलेट कीजिएगा, आपको सारी चीज समझ में आएगी दोस्तों। यहां पर इसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और फिर स्पर्मेटिड रूप में कन्वर्ट होता है दोस्तों। तो ये बहुत बेसिक चीज होती है दोस्तों, जो यहां पर हम लोगों को देखने को मिलती है दोस्तों। अगर हम बात करें सर्टोली सेल्स की दोस्तों, सर्टोली सेल्स जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। जब सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की जो सपोर्टिंग सेल्स होती है वो क्या काम करती है दोस्तों, इस सेल्स को जो सस्टेंकुलर सेल्स या नर्स सेल्स भी कहते हैं दोस्तों, ये नर्स के रूप में वहां पर काम करती है दोस्तों। तो जब सर्टोली सेल्स एक लार्ज और टाल इरेगुलर कॉलम्स की जैसी सेल्स होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के रूप में वहां पर उसको सपोर्ट करती है दोस्तों। तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा दोस्तों, जो सर्टोली सेल्स होती है वो सेमेनिफेरस ट्यूबुल्स में प्रेजेंट स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को सपोर्ट, सबसे पहला काम क्या, सपोर्ट, दूसरा काम प्रोटेक्शन, और तीसरा काम क्या, नरिशमेंट प्रदान करती है दोस्तों। ये जो सर्टोली सेल्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लेके आती है दोस्तों। जब स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती है वो स्पर्म को पैदा कर देती है, तो वहां पर उसको सपोर्ट करना जरूरी है, उसको वहां पर मेंटेन करना जरूरी है। कोई गारंटी नहीं होता है दोस्तों कि रेगुलर इंटरकोर्स हो, काफी गैप भी हो सकती है। तो उस दौरान उस स्पर्म को वहां पर सपोर्ट, प्रोटेक्शन और उसको लगातार नरिशमेंट भी प्रदान होना जरूरी होता है दोस्तों। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसका मेन कारण ये है कि जब इंटरकोर्स के बीच में गैप होती है दोस्तों, तो स्पर्म जो पहले प्रोडक्ट हुए हैं वो ओल्ड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। और जब ओल्ड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये भी एक कारण होता है कि ओल्ड स्पर्म की मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो वेजाइना में इजुगुलेट करने के बाद में फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाए दोस्तों। ये भी एक कारण होता है जिसके कारण इनफर्टिलिटी डेवलप होती है दोस्तों। तो ये डिलेड इजैकुलेशन जो होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड करता है। जब बहुत, मान लीजिए पति पत्नी
है, दोनों जॉब में है, जॉब में है, उनके बीच में दूरी बहुत ज्यादा है और वो इस तरह से, मान लीजिए आजकल की बहुत कॉमन कंडीशन हो गई है कि वो लेट प्रेगनेंसी को अंजाम देते हैं दोस्तों, 30 साल के लगभग पहुंचते हैं जब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, जब उनको पता ही नहीं है कि ओव्यूलेटरी प्रोसेस जो होती है वो वहां पर डिले होने लगती है, और जब डिले होगी तो ओवेरियन फॉलिकल जो होता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। जब ओव्यूलेशन फॉलिकल जो डिले होने लग जाएंगे, डिस्ट्रक्ट होने लग जाएंगे, तो एमएच यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है रिड्यूस होना शुरू हो चुका होता है दोस्तों। अब जब ये कंडीशन रिडक्शन की श्रेणी में चली जाती है दोस्तों, तो आप बताइए मुझे, जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस ही कंट्रोल नहीं होगी, मेंसेस इरेगुलर हो जाएगा, जिसे मैंने कल डेमो क्लास में आप लोगों को बताया था, मूड स्विंग हो जाता है दोस्तों, मूड स्विंग हो जाएगा, वहां पर इंटरकोर्स की इच्छा ही नहीं करेगी, दूरी बनी रहेगी, दोनों के बीच में फ्रैक्शन हो गए, स्ट्रेस आएगा, सारी प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाएगी, मेंसेस इरेगुलर हो जाएगा, बहुत कंडीशन में एनओव्यूलेटरी फेज हो जाएगी, यानी ओव्यूलेशन, मेंसेस नॉर्मल हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओवम का फॉर्मुलेशन होगा ही नहीं दोस्तों, ओव्यूलेशन होगा ही नहीं, या तो कम होगा या होगा ही नहीं दोस्तों। और ऐसी मैच्योर कंडीशन में बहुत बार बहुत सारे इरेगुलर कंडीशंस जैसे फाइब्रॉइड हुआ, पीसीओडी हुआ, ये वहां पर डेवलप होने को देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं दोस्तों जो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। अगर हम स्पर्मेटोजेनिक सेल्स की बात करें दोस्तों, तो ये जब वहां पर सपोर्ट प्रदान करती है, नरिशमेंट प्रदान करती है दोस्तों, अगर जब तक वहां पर इनमें से स्पर्मेटोजोआ का रिलीज नहीं हो जाता, तब तक पूरा ध्यान रखने का काम सर्टोली सेल्स का होता है दोस्तों। यानी स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ और उसके बाद में उनका पूरा नरिशमेंट करने का काम सर्टोली सेल्स का होता है दोस्तों। जब वहां पर एरोमेटेज एंजाइम जब सीक्रेट होता है दोस्तों, ये एरोमेटिक एंजाइम जो होता है एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है दोस्तों। आपको वो प्रोसेस चालू हो गई मेंसेस जैसी दोस्तों, तो यहां पर जब मेंसेस में होगा तो आपको फीमेल में देखने को मिलेगा, वही कैरेक्टर यहां आप मेल्स में देखिए कि जब एरोमेटेज एंजाइम्स वहां पर सीक्रेट होता है दोस्तों, तो ये एंड्रोजन, जो एंड्रोजन होता है उस एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है दोस्तों। और जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होता है जिसको एबीपी कहते हैं दोस्तों, ये वहां पर सीक्रेट करने लग जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन एक्टिविटी के लिए बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। और जब ये कंडीशन वहां पर रेगुलेट आपने कर दी दोस्तों, तो स्पर्मेटोजेनेसिस से कोई नहीं रोक सकता आपको दोस्तों। ये वो प्रोसेस होती है जहां पर जब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स वहां पर सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, जो टेस्टोस्टेरोन को अपनी एक्टिविटी करने के लिए बहुत तेजी के साथ प्रमोट करता है। और जब वहां पर टेस्टोस्टेरोन एक्टिविटी को प्रमोशन मिल जाता है दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस वहां पर रेगुलर हो जाता है दोस्तों। हमको वहां पर कोई ज्यादा फिर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो जो ये एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये लगातार वहां पर सीक्रेट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब यहां पर इस प्रकार की प्रोसेस होती है दोस्तों, तब एक एंजाइम इनिबिन को भी सीक्रेट करती है दोस्तों, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज को इनिबिट करता है। यानी कि जब अगर किसी कारणवश पिट्यूटरी ग्लैंड को यह मैसेज चला जाए कि यहां पर स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत हो गया है, तो वो एफएसएच के सिक्रेशन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो जब वहां पर एफएसएच कम होगा तो यहां स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा दोस्तों। जब एक्टिविन, जब इसी प्रोसेस में देखिए, जब वहां पर स्पर्म की बार बार जरूरत पड़ रही है, तो ये एक्टिविन को सीक्रेट करने लग जाती है दोस्तों, जिसका काम होता है इनिबिन के अपोजिट काम करना, अर्थात एंटीरियर पिट्यूटरी में जाकर उसका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करती है दोस्तों। उसके माध्यम से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट कर देती है, और जितना ज्यादा वहां पर एफएसएच बनेगा उतनी ज्यादा वहां पर कैपेसिटी बनेगी दोस्तों। तो ये मेन चीज होती है। अच्छा, एक चीज और दोस्तों, आपने एक चीज बहुत कॉमन रूप से देखा होगा कि अगर जब फीटस में दो प्रकार की डक्ट होती है, एक होती है मुलेरियन डक्ट और एक होती है वॉल्फियन डक्ट, ठीक है दोस्तों। ये दोनों कैरेक्टर जब वहां पर फीटस का मेल बनना होता है या फीमेल बनना होता है, इन्हीं दोनों डक्ट के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो यहां पर जो मुलेरियन रिग्रेशन फैक्टर होता है दोस्तों, ये उसको सीक्रेट करती है फीटल टेस्टिस में। तो एमआरएफ के मुलेरियन इनिबिशन सब्सटेंसेस वहां पर फीटस में सेक्स डिफरेंशिएशन के दौरान मुलेरियन डक्ट का रिग्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोस्तों। तो जो मुलेरियन डक्ट होती है दोस्तों, जब सेक्स डिफरेंशिएशन उस फीटस में बनता है, तो वहां पर उसको रिग्रेशन यानी कि उसको कम करने या उसको बढ़ाने के दोनों काम जो होते हैं इसी
टेस्टिस के माध्यम से होते हैं दोस्तों। तो जब भी वहां पर कैरेक्टर चेंज होगा, मेल या फीमेल, जब फीटस में डेवलप होगा, तो वहां पर दो डक्ट होती है फीटस में, एक होती है मुलेरियन डक्ट और दूसरी होती है वॉल्फियन डक्ट। दोनों याद रखिए दोस्तों। ये लोग जो सोनोग्राफी करके जो वहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं दोस्तों, ये करते क्या है, ये बस केवल फीटस में मुलेरियन डक्ट को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। वहां पर ये पता लगाते हैं कि इसका जो कैरेक्टर है मुलेरियन डक्ट का, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जब वहां पर मुलेरियन जो फैक्टर होता है मुलेरियन डक्ट का, वो रिग्रेशन होने लगता है, यानी कि घटने लगता है, तो उसका स्ट्रक्चर जब घटेगा तो वॉल्फियन डक्ट का जो होता है बढ़ जाता है। जब वॉल्फियन डक्ट का स्ट्रक्चर बढ़ता है दोस्तों, तो वो इंडिकेट करता है कि ये मेल है, और सारे मेल के ऑर्गन जो मेन होते हैं वो वहां पर डेवलप होना शुरू होते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर फीटस में वॉल्फियन डक्ट डिजर हो जाए, मतलब डिस्ट्रक्ट हो जाए, और उसकी जगह मुलेरियन डक्ट वहां पर काम करने लग जाए, तो वहां पर फीमेल के कैरेक्टर डेवलप होते हैं और फीमेल्स के सारे ऑर्गन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती है जो हमको डायग्नोस करना है, और बहुत इजीली हम डायग्नोस कर रहे हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बाकी तो सब आप लोगों को भी पता है, लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों ब्लड टेस्टिस बैरियर की। जब हम ब्लड टेस्टिस बैरियर की बात करेंगे ना दोस्तों, तो हमारा दिमाग सीधा जाएगा इम्यूनिटी की तरफ। जो ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है दोस्तों, एक प्रकार का मैकेनिकल बैरियर होता है, जो टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है दोस्तों, उसको ब्लड को उसके माध्यम से कनेक्ट होने से सेपरेट करता है दोस्तों। ब्लड को सेमिनिफेरस से सेपरेट करने का काम करता है दोस्तों। ये जो एडजेसेंट सर्टोली सेल्स होती है दोस्तों, उसके बीच में टाइट जंक्शन के रूप में एक दूसरे के साथ बना हुआ होता है दोस्तों। ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को एक प्रकार से बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास में स्थित होता है दोस्तों। ये जो ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये चीज समझ गए ना, तो आपको जो आप एंटीबॉडीज जो डेवलप हो जाती है, यानी कि जो इम्यूनिटी पावर जो हमारे विरुद्ध, हमारे स्पर्म के विरुद्ध जो काम करने लगती है, वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर का दोस्तों, वो फंक्शन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का प्रोटेक्शन करना दोस्तों। तो जो ब्लड टेस्ट होती है दोस्तों, ये बैरियर सेमिनिफेरस, जो ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है दोस्तों, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और जो स्पर्मेटिक सेल्स होती है दोस्तों, उनको ब्लड से होने वाली टॉक्सिक सब्सटेंस की जो एंट्री होती है, उनमें सराउंडिंग टिश्यूज के फ्लूइड को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में एंट्री करने से प्रिवेंट कर देता है दोस्तों। जो टॉक्सिक मटेरियल लेकर जो फ्लूइड वहां पर आ रहा है, उसको वो रोक देता है दोस्तों। जब वो इसको रोक देगा, तो वो एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है दोस्तों। कोई भी चीज आकर वहां पर अगर मिल जाएगी, तो डेफिनेटली अगर टॉक्सिक मटेरियल हुआ, तो वहां पर मेटाबॉलिक डिफॉल्ट डेवलप कर देगा और वो वहां के टिश्यूज को डैमेज कर देगा। जब टिश्यूज डैमेज होंगे, तो डेफिनेटली ब्लड वेसल्स भी डैमेज होगी। तो बहुत सारी चीज होती है दोस्तों। जब ये हाइड्रोसिल को डेवलप करता है, तो वहां पर भी यही कंडीशन देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको बता रहा हूं। यद्यपि ब्लड टेस्टिस बैरियर स्पर्मेटिक जीनस सेल के लिए बहुत आवश्यक सब्सटेंसेस की एंट्री को परमिट करता है। वो देखता है कि यहां पर जो भी न्यूट्रिशन इस ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से आ रहा है, उसमें कौन सा न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस है जो बहुत जरूरी है दोस्तों। उन सारी चीजों को यहां पर वो प्रोटेक्शन प्रदान करता है, उनको वो अंदर आने देता है। ये सिलेक्टिव ट्रांसफरेबिलिटी होती है दोस्तों, जो सिलेक्ट कर लेता है कि यहां पर ये काम की चीज है, उसको अंदर आने देगा। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, उनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से दूर कर लेगा दोस्तों। तो यहां पर कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड टेस्टिस बैरियर के माध्यम से वहां पर उनको मतलब प्रिवेंटेड किया जाता है दोस्तों। जितने लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वहां कहीं ना कहीं डैमेज कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन हुआ, पॉलीसेकेराइड्स हुए, साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस हुए दोस्तों, उनको वो वहां पर प्रिवेंट करता है। जो मीडियम साइज मॉलिक्यूल्स हुए, जैसे कि गैलेक्टोज, ये बहुत कॉमन चीज होती है दोस्तों, इनको ये प्रिवेंट करने का काम करता है। अब वो कौन से तत्व हैं जिनको वहां पर अंदर ब्लड टेस्टिस बैरियर आने को प्रमोट करता है दोस्तों? जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं जो वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है, उन सब्सटेंसेस को, उन आवश्यक तत्वों को वहां से वो
वहां पर परमिशन प्रदान करता है दोस्तों। जितने भी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हार्मोन जरूरी होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं या अन्य ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, वो सारे हार्मोन को वहां अंदर आने को प्रमोशन मिलता है दोस्तों। वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए प्रमोशन मिलता है दोस्तों। ये मेन चीजें होती है जिनको वहां पर प्रोटेक्शन को मदद मिलती है दोस्तों। तो फिर ऑटो इम्यून डिसीज कैसे डेवलप होती है, ऑटो इम्यून डिसीज को कैसे प्रिवेंशन करता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जब ब्लड टेस्टिस बैरियर को हम देखते हैं दोस्तों, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को डेवलपमेंट होने से प्रिवेंट करता है टेस्टिस को दोस्तों। टेस्टिस में बहुत इजीली ये कंडीशन डेवलप हो सकती है दोस्तों। ब्लड में स्पर्मेटोजेनेसिस के एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स को मूवमेंट को इनिबिट करने के लिए बहुत जरूरी होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर दोस्तों। क्या होता है, ऐसा क्या हो गया दोस्तों जिसके कारण ब्लड टेस्टिस बैरियर फेल हो गया? और जब ब्लड टेस्टिस बैरियर फेल हो गया तो किसी इंजुरी, किसी वाउंड के कारण होगा या किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होगा। डेफिनेटली ये सारी चीजें यहाँ पर डिसीज को क्रिएट करती है जो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी को कॉज करता है दोस्तों। ये मेन चीज आपको समझना है। जब रिट्रोग्रेड मतलब सर्कुलेशन होता है तो वहां पर क्या होता है, जब इंटरकोर्स किया जाता है दोस्तों, तो उस दौरान पेनिस से स्पर्म निकलने के बजाय बैक साइड में आपके यूरिनरी ब्लैडर में स्पर्म को भेज दिया जाता है। इसको हम रिट्रोग्रेड सर्कुलेशन कहते हैं दोस्तों। आगे ना जाकर पीछे की तरफ चला जाता है दोस्तों। तो ये तो बहुत बड़ा डिफॉल्ट हो रहा है दोस्तों। यही कारण है ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होना स्पर्म के लिए। कैसे, देखिए दोस्तों, जब ब्लड टेस्टिस बैरियर कॉमनली किसी ट्रॉमा या किसी वायरल इंफेक्शन जैसे कि मम्स, जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, मम्स के द्वारा जब वहां पर ये ब्लड टेस्टिस बैरियर डैमेज हो जाता है दोस्तों, ये कंडीशन वहां पर जब डेवलप हो जाएगी तो ये कंडीशन वहां पर क्या करेगी दोस्तों, जब ब्लड टेस्टिस बैरियर डैमेज हो जाएगा तो स्पर्म जो होता है ब्लड में एंटर करने लग जाएगा दोस्तों। और जब ब्लड में एंटर करने लग जाएगा तो ये एक एंटीजन के जैसे काम करेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ब्लड में तो स्पर्म कभी रहता ही नहीं है दोस्तों। तो ये क्या काम करेगा, ये एक प्रकार से एंटीजन के रूप में काम करने लगेगा। और जब ये एंटीजन के रूप में काम करेगा तो वहां पर हमारा इम्यून सिस्टम है दोस्तों, वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों तो इस स्पर्म के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज का प्रोटेक्शन होने लग जाएगा। जो ऑटो एंटीबॉडीज यहां पर प्रोडक्ट होने लग जाएगी दोस्तों, ये एंटीबॉडीज जो जर्म सेल्स होती है, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती है दोस्तों, उसको धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब ये कंडीशन डेवलप करता है दोस्तों, यही मेन कंडीशन होती है जिसके कारण आजकल बहुत सारे कॉमन केस देखने में आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मेल में स्टेरिलिटी डेवलप होते हुए देखा जा रहा है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, जो हमको ये समझना है कि जब रिट्रोग्रेड यानी कि ब्लड टेस्टिस बैरियर डैमेज हो रहा है, यही मेन कारण होता है जिसके कारण हमारे स्पर्म के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है और हमारे जो टेस्टिस की जो स्पर्मेटिक सेल होती है वो वहां पर धीरे धीरे करके डैमेज होने लगती है दोस्तों। ये मेन पॉइंट होता है जिससे हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर स्पेशलिटी अगर हम क्रिएट कर सके, इसको रोक सके, तो इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में मेडिसिन बताई दोस्तों, जो टेस्टिस के लेवल पे काम करती है, टेस्टिस के फंक्शन को प्रोटेक्ट करती है दोस्तों। तो यहां पर हमारे जो मेडिसिन सिलेक्शन होगा S2, C2 सॉरी L1, F1, A3, और यहां पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमको WE का सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो जब ये मेडिसिन हम सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी दोस्तों। अगर हम यहां पर इसका सपोर्ट अगर हम वेन1 और GE के माध्यम से, अगर हम यहाँ C3 वेन1 GE को दें तो डेफिनेटली ये यहां पर सपोर्ट करेगा और इम्यून सिस्टम को कुछ हद तक सप्रेस करेगा, जिससे वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस फिर से शुरू हो जाए। लेकिन सबसे पहले हमको यहां पर शुरू करने पड़ेगा C3 का 1000 डायल्यूशन दोस्तों। सबसे पहले हमको डिस्ट्रक्शन को रोकना बहुत जरूरी है, वास्टिंग स्टेज ऑफ हमारे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको डायरेक्टली बहुत हाई पोटेंसी में बहुत ज्यादा डीप में जाके काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको C3 का 1000 डायल्यूशन देना है, उसके बाद 200 डायल्यूशन देना है, और सभी फ्रीक्वेंटली देना है दोस्तों। ये कंडीशन ऐसी नहीं है, जनरली क्या होता है 1M को हम 7 to 15 डेज में एक बार देते हैं, या बहुत अकॉर्डिंग कंडीशन में एक दिन में एक बार देते हैं। लेकिन जब बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, जब हमको फ्रीक्वेंटली देना पड़ता है दोस्तों, आप दिन में 3 से 4 बार दीजिए,
धीरे धीरे करके 15 दिन दीजिए, उसके बाद 200 पे आइए, 200 को आप दिन में 2 से 3 बार दीजिए, 15 दिन दीजिए, उसके बाद 100 पे आइए, 100 को आप दिन में 1 बार दीजिए, उसके बाद 30 पे आइए, उसको दिन में 4 से 6 बार दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके पॉजिटिव की तरफ आइए। आप देखेंगे 2 से 3 महीने के अंदर वो स्टेज उसी कंडीशन में रुक जाएगी और जो इम्यूनिटी वहां पर हावी हो रही है दोस्तों, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूं, टेबल प्रैक्टिस का बता रहा हूं दोस्तों, जो मैंने देखा है वो बता रहा हूं आपको। उसके बाद में हम जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अपना रहे हैं, जो फंक्शनल रेमेडी दे रहे हैं, उनको कंटिन्यू करिए आप। स्टार्टिंग के 2 महीने D4, अगले 2 महीने D5, अगले 2 महीने D6। इधर हमको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आना है, जिससे ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन को न्यूट्रिशन मिला, न्यूट्रिशन मिलने के बाद में उसमें जो डीजनरेशन है वो जनरेशन, रीजनरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जब वो रीजनरेशन में होगा तो हमको डोज चेंज करना है, हाइपर और हाइपो एक्टिविटी को कंट्रोल करना है। हम D5 में आ गए। उसके बाद में जब हम इसको D6 में, यही कैटेगरी अगर आप 147 से करते हो तो पहले फर्स्ट डायल्यूशन दीजिए, बाद में सेकंड दीजिए, फिर थर्ड दीजिए। इस तरह से हमको रिकरेंट करते चले जाना है। यानी एक जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आइए आप, और जब बहुत डीप में जाके काम करना है और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन करना है, तब हमको नेगेटिव, मोर नेगेटिव से आकर पॉजिटिव की तरफ चलना है दोस्तों। तो ये पूरा फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको यहां तक आज का टॉपिक पूरा बता दिया दोस्तों। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिए, बाकी का हम कल देखेंगे दोस्तों। थैंक यू। हेलो सर। जी हेलो। हाँ सर, जो अभी जो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में बोले, तो जो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है वो यूरेथ्रा से भेजना में नहीं जाकर आपको यूरिनरी ब्लैडर में चला आता है। तो ये जो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, ये किस लिए होता है, किस कंडीशन में होता है? सर बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें जो ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है उस लेवल पे कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे मम्स की कंडीशन होती है, ये सब कंडीशन जो वहां पर लीकेज काज करती है। सर आपने एक चीज सुनी होगी, डायलेटेशन और कंस्ट्रिक्शन, ठीक है? यस सर। है ना? तो उस कंडीशन में वहां पर जब लीकेज हो जाएगा तो ये लीकेज के रूप में पीछे की तरफ जाता है दोस्तों, डायरेक्टली नहीं जाएगा। लीकेज होगा तो ये जब थोड़ा सा भी लीकेज होगा दोस्तों, तो उस कंडीशन में हमारी इम्यूनिटी जो होती है उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगी। मतलब कहते हैं ना, एक आदमी की सजा पूरे आदमी को मिलती है, ठीक है? तो वही कंडीशन यहाँ पर डेवलप होती है सर। यानी सर ब्लड टेस्टिस बैरियर जो है, उस बैरियर में इन्फेक्शन के वजह से या फिर ट्रोमा की वजह से अगर कुछ इंजरी होता है और वहां से कुछ लीकेज होता है, जिसके कारण से वहां से सीमेन, जब इजैकुलेशन होता है, उस इजैकुलेशन के टाइम में वहां से लीक करके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहां से ब्लड में जाता है और वहां से फिर ऑटोइम्यून डिजीज क्रिएट होता है। सर तो आपने यूटीआई देखा है सर? हाँ सर, यूटीआई कैसे आता है सर? यूटीआई तो बर्निंग सेंसेशन होता है और इन्फेक्शन का। समझे नहीं सर, यूटीआई जब होता है वो पेनिस से शुरू होता है सर। हाँ सर, डायरेक्टली किडनी से नहीं होता है ना सर? ना, हाँ पेनिस से शुरू होता है सर। सेम प्रोसेस वही है। यहाँ पर यूटीआई यूरिथ्रा पे आएगा, यूरिथ्रा से आगे की तरफ आकर प्रोस्टेट के पॉइंट पे जाएगा, ठीक है? यूरिथ्राइटिस होगा, फिर सिस्टाइटिस होगा, न कि सिस्टाइटिस होकर यूरिथ्राइट। बहुत सारी कंडीशन में ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो जंक्शन होता है ना सर, इजैकुलेटरी जंक्शन जो होता है, वो जंक्शन डायरेक्टली वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है सर? तो वो जो पॉइंट पे वहां पर जब जो वो पर्टिकुलर पेनिस का जो मेन पॉइंट होता है, जहां से यूरिथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर जुड़ा होता है दोस्त, वहां पर वो जाकर लीकेज होता है। और जब वो यूरिथ्रा में डायरेक्ट चला जाएगा, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में डायरेक्ट चला जाएगा, तब जाकर ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, ठीक है? तो जो ट्रीटमेंट जो है प्रोटोकॉल में, यानी जो इंजरी हुआ है उसको भी ट्रीटमेंट करने के लिए आपका जो इंजरी को ठीक करने के लिए A2C5 को भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? सर यहाँ पर उनका रोल कहाँ पर आएगा? क्योंकि इन्फेक्शन है और इंजरी है, तो उस एरिया में हील करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना सर, ये बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के जितने फिलोसोफर है ना, उन्होंने A2C5G को बिल्कुल आम बात कर दी है। सर इसको आप मेजर डिसीज के लिए बचा के रखिए। A2C5G जो होता है ना, कैंसर का बेटर फार्मूला होता है। मैं अभी आपको पूरी बॉडी के कैंसर का स्पेशलिस्ट बना सकता हूं अगर A2C5G के आप कंट्रोल कर लो ना। केवल यहाँ पर एक मेडिसिन C5 की जगह चेंज करते चले जाओ, पूरे ऑर्गन की स्ट्रक्चरल मेडिसिन ऐड करते चले जाओ, आप D5 बनाओ और A2C5G जैसे आप हो उसको आप D5 बनाओ, उसमें P2 और Ven1 के 2-2 ड्रॉप डाल दो, ये कैंसर का फार्मूला बन गया।
तो कैंसर जैसा डिस्ट्रक्शन थोड़ी हुआ है सर, ये लीकेज हुआ है, ये ऑर्गन्स में लीकेज हुआ है। केवल ऑर्गन्स की बात करिए आप, ऑर्गन के फंक्शन और उसके स्ट्रक्चरल की बात करिए आप, वहां पर प्रॉब्लम हो रहा है। C5 का तो रोल ही नहीं है, ग्लैंड्स में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तब रोल आएगा सर वहां, ठीक है। ओके सर। सर आप चार्ट शो करके एक्सप्लेन किए तो हमको अंडरस्टैंड होता है सर, नहीं तो हमको कोई कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है सर। सर मैं आपको डायरेक्टली अभी जो मैंने पढ़ाया है ना, इसको सुनिएगा, मैं चार्ट अभी डाल रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कल का भी एडवांस में आपको डाल दूंगा, आप स्टडी कीजिएगा। नहीं सर, आप दिखा के एक्सप्लेन किए तो हमको अंडरस्टैंड होता है सर। ठीक है सर, कोशिश करेंगे। उसमें फिर मैं आपके सामने नहीं बैठ पाऊंगा, मुझे आपको सब चार्ट लाइव बताना पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं सर, हमको कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है सर, वो चार्ट देखे तो भी बाद में आप एक्सप्लेन करने के टाइम को हमको वो फॉलो अप नहीं कर रहा है सर, नहीं हो रहा है सर। ठीक है, मैं आपको सर पहले बेच चुका है, वो देख लीजिए। सर ये मेडिसिन किस टाइप की होती है जी? सर एक्चुअली क्या है, मेडिसिन क्या होती है जी? सर जिन लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा है, एलोपैथिक है या होम्योपैथी है? मैडम इलेक्ट्रोमेपैथ की बात कर रहा हूँ, होम्योपैथी कहाँ से आ गई यहाँ पर? ये सारी इलेक्ट्रोमेपैथ मेडिसिन हैं। ओके, एक के बाद एक कीजिए ना प्लीज। जी ठीक है दोस्तों, मैं आपको एडवांस सारे मेरे जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो मैं डायग्रामेटिक समझा रहा हूँ, वो भी मैं आपको डाल देता हूँ। और कल से प्रॉब्लम क्या है ना दोस्तों, मैं आपको अगर डिस्क्राइब करता हूँ तो जब मैं आपके आमने सामने बैठ के आपको कॉन्फिडेंटली बता पाऊंगा। अगर स्क्रीन पे तो मैं आपको केवल स्क्रीन शो कर पाऊंगा, मैं आपके सामने कैसे बात करूंगा आपको, ठीक है। कोशिश करता हूं मैं कल आपको बहुत अच्छे तरीके से और इसको यूटिलाइज करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले ये बताइए, आज जो मैंने बताया वो कितना हद तक समझ में आया आपको? सर 100% समझ में आ रहा है जी। जिन लोगों ने फिजियोलॉजी एनाटॉमी ना पढ़ी है ना दोस्तों, उन लोगों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी। इसलिए मैंने देखिए ग्रुप में मैंने सबसे पहले आज पूरा एक डायग्राम जो मैंने स्पेशली चार्ट बनवाया है, वो पूरा चार्ट आपको डाल दिया। ये मेरे पीछे लगा हुआ ये पूरा चार्ट मैंने स्पेशली फ्लैक्स के रूप में बनवाया और मैंने आपको डाल दिया। बाकी का भी मैं आज आपको मेल इनफर्टिलिटी का पूरा प्रोटोकॉल डाल देता हूँ, ठीक है। आप उसको एक बार स्टडी कर लीजिएगा और उसके बाद में, ये तो मेन टॉपिक है, अभी तो मैंने केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। जब इसका असेसमेंट होगा ना दोस्तों, क्या डिफॉल्ट नजर आएगा। अभी तो मैं केवल आपको फिजियोलॉजिकल बता रहा हूं, केवल आपको सिस्टम के बारे में बता रहा हूं और केवल प्रोटोकॉल सिखा रहा हूं कि कैसे बनाना है। जब हम एक एक डिसीज का लेंगे, जैसे मैं आपको एक एक डिसीज बताऊंगा, ऐसा थोड़ी छोड़ दूंगा दोस्तों। मैं आपको अभी अनडिसेंडेंट टेस्टिस बताऊंगा, वेरिकोसिल बताऊंगा, इनका पूरा डिटेल नॉलेज दूंगा आपको और उसका मैं बताऊंगा कि कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है और कैसे उसको आपको यूटिलाइज करना है, कैसे उसको उपयोग करना है, ठीक है। सर जी, जो चार्ट आपने डाला था वो एक्चुअली मैं लास्ट में ज्वाइन हुआ, तो वो चार्ट एक बार फिर से डाल दीजिएगा सर काइंडली। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल आपको मैं डाल दूंगा। तो सबसे बेस्ट प्रोसेस होगा कि आप जो चार्ट डालें सभी से कहिए कि चार्ट के मतलब डायग्राम्स लेके आ जाए और अपने सामने रखे, जैसे जैसे आप पढ़ाते हैं उसमें से फिर देख देख के कराए। नहीं तो क्या आप सामने नहीं रहेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, खाली हम उसको खाली सुनते रह जाएंगे। यही प्रॉब्लम है ना सर। मैं आपको हाँ, चार्ट सभी निकाल ले और अपने कहीं से भी कोई जगह से निकाल के उसका कॉपी निकाल के ले आए और फिर सामने लेके। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, मैं आपको कल पूरा मेल इनफर्टिलिटी का जितना टॉपिक मैंने बनाया है और मैं किस तरह से आपको गाइड करने वाला हूं, वो टॉपिक सारा आपको मैं अपने ग्रुप पे डाल दूंगा। आप लोग उसका पूरा चार्ट या तो फोटोकॉपी निकलवा लें और आपके सामने रखें जी। और मैं जब आपको बताऊंगा तो एक एक चीज में आपको बता दूंगा दोस्तों। आपको बहुत सारी, इसमें बहुत सारी लिखी हुई नहीं है दोस्तों, पीडीएफ नहीं है ये, बहुत सारा मैं दिमाग से डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। केवल मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, उन पॉइंट्स में मैं आपको बता रहा हूं। जो मुझे टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलता है वो मैं आपको सजेस्ट करके बता रहा हूँ। मेडिसिन मेरे पास लिखी हुई नहीं है, ये मैं जो टेबल प्रैक्टिस में अकॉर्डिंग टू पेशेंट देता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज जी। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, लेकिन फिलोसॉफिकल पॉइंट कोई नहीं बताएगा। जैसे अभी कौशिक जी ने जो सवाल किया है, बहुत टिपिकल सवाल है। जिन लोगों को पूरा नॉलेज होगा फिजियोलॉजी का, वही इस प्रकार के केसेस को हैंडल कर पाएगा सर, ठीक है ना। तो कौशिक जी मैं आपको बधाई देता हूं, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया टारगेट है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला दूसरे लोगों को। तो मैं आपका फर्स्ट डे में
इनफर्टिलिटी के फर्स्ट वेबिनार में मैं आप लोगों को सबको बधाई देता हूं दोस्तों, और कोशिश करूंगा कि 15 दिन के बाद आप लोग वेल सेटिस्फाइड हो मेरे से, मेरी मेहनत सफल हो, और मेरे मित्र जो महाराष्ट्र के शांत हो चुके हैं उनको मतलब मैं डेडिकेटेड कर रहा हूं ये प्रोग्राम, इसलिए मैं ये बहुत अच्छे से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं बकायदा उसको यूटिलाइज करूंगा, उसको आगे और अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। 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 थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। जी मैम। Thank you, sir. Very wonderful class. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू सर जी, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जी मैम। जी प्रकाश सर। हाँ सर, आप लीव कीजिए, फिर ये अपना हो जाएगा। भेज दिया आपने? नहीं, मैंने लीव नहीं किया। आप, मैं आपका वेट कर रहा, ये क्लोज कीजिए। Thank you, sir. Good night. वेबिनार क्लोज कीजिए।